नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी की मैराथन सीरीज हमारी चल रही थी। पार्ट 1 मैंने ले लिया था। कोशिश की थी कि कक्षा में ही सभी पॉइंट याद हो जाए और हम जो बहुत सारे PYQ MCQ और उनके साथ में व्याख्या देखते जा रहे हैं ताकि हमारा संपूर्ण सुपरफास्ट रिवीजन हो जाए। तो पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से जो है आपको पढ़ना है और खुद को भी उत्तर देना है। कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले तो कथन को पढ़ो। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कथन बताओ सत्य है कि नहीं है? राष्ट्रपति की योग्यताओं में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की एज 35 होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मा नागरिक नहीं, भारत का नागरिक। एक उसमें किसकी योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगर पूछे राज्यसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। ध्यान रख लेना, राज्यसभा सदस्य की कितनी? 30 साल। ऐसे ही लोकसभा सदस्य की अगर पूछे कि कितने साल होने चाहिए तो 25 साल होने चाहिए। तो फर्स्ट कथन सही है। सेकंड, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तो बनता है कि नहीं बनता है? राज्यसभा का सभापति हमने जो है अनुच्छेद 65 पढ़ा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी आदमी उपराष्ट्रपति बन गया तो वो इट मीन्स राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। क्या ये कथन सही है? क्या ये कथन बिल्कुल गलत है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बताओ मेरे को। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। किस किस के? लोकसभा के और राज्यसभा के सभी। सभी का मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। जबकि राष्ट्रपति के में क्या होता है बताओ मेरे को। जो राष्ट्रपति के सदस्य के में लोकसभा और राज्यसभा के, किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। कौन से सदस्य? सॉरी, मनोनीत क्या, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य किसके में? प्रेसिडेंट के में। लोकसभा के और राज्यसभा के और जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुदुचेरी के 70वें संविधान संशोधन से। दिल्ली के और पुदुचेरी के। तो ये कथन हो गया गलत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सबको पता है, जो कि बिहार से थे। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ आपके जो है क्लियर हो गया या नहीं हुआ कि असत्य पढ़ा और ये हो गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कराने की आपको कोशिश की है। आगे आगे देखो ये क्या प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, बहुत ज़्यादा क्विकली हम रिवीजन कर रहे हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति सिलेबस में लिखा हुआ है। बताओ उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा होता है या नहीं होता है? होता है। किसका? कार्यपालिका का। महान्यायवादी, महान्यायवादी भी जो है कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कौन से अनुच्छेद में आता है? 76 में। तो मैं क्विकली रिवीजन करवा रहा हूँ और थोड़ा सा लाइट का इशू था इसलिए इस पे क्लास ले रहे हैं हम। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। बिल्कुल सही बात है। देखो कभी भी ऐसे ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री फर्स्ट नहीं है। अगर हम क्रोनोलॉजी में देखें तो सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट है, तो दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। सही बात है। उपराष्ट्रपति के पास पद का तो कोई जो है एक तरीके से दायित्व नहीं होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति बनते ही वो जो है किसका सदस्य बन जाता है? मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। किसका? पदेन। लेकिन उपराष्ट्रपति के पास खुद के पास कोई काम नहीं है। बस ये है कि वह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति बन जाता है। कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है। ये अच्छे से हमको जो है पता ही है कि राष्ट्रपति जब अनुपस्थित रहता है तो वो उसकी करता है। राष्ट्रपति की मान लो पद त्याग हो जाए, राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया। किसको देता है त्याग पत्र बताओ? राष्ट्रपति त्याग पत्र पिछली क्लास में हमने देखा था किसको देता है? प्रेसिडेंट, इसको वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा स्पीकर को। तो ये पद त्याग अपदस्थीकरण और मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में करता है। बिल्कुल। पद त्याग हो जाए या ऐसे हो जाए तो भी करता है, उसकी अनुपस्थिति में भी करता है। सेकंड नंबर का सबसे उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है और उसके पास कोई भी कार्य नहीं होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी चारों कथन इसमें सत्य है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं थोड़ा सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। कौन से टॉपिक को? अलग से हमारे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में कैसे कैसे प्रश्न जो है बन सकते हैं वो हमको चेक कर लेना है। अभी देखते हैं हम।
थोड़ी सी मेरे को उम्मीद है कि थ्योरी तो आपको याद ही होगा। मंत्रिपरिषद का मतलब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 74(1) मैंने पिछली क्लास में अच्छे से आपको समझाया। 74(1) कि संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को क्या देगी वो, एड एंड एडवाइस, सहायता और सलाह देगी। ये मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझा रखी है थ्योरी में। अब अपन तो सीधा डायरेक्ट, टाइम वेस्ट करना नहीं है, हमें 75(1) वगैरह सब समझा रखा है। हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन से थ्योरी भी हो जाएगी। आपको तो बस प्रश्न को पढ़ना है, देखे कर लेते हो क्या। पेन का कलर 1 मिनट में चेंज कर दूँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आपके लिए। निम्नलिखित कथनों, चेंज नहीं हुआ, 1 मिनट भैया, चलो रेड ही रख लेते हैं, चेंज क्यों नहीं हो रहा है रे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चुनाव कीजिए। देखो, संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। ऐसा प्रश्न आरपीएससी में आया था, संसदीय समितियों से संबंधित प्रश्न। संसदीय समितियों से संबंधित क्या प्रश्न आया था अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में, कि संसदीय समितियां रिपोर्ट पीएम को करती है। अरे यार, पीएम को कैसे कर देगी वो रिपोर्ट, बताओ मेरे को। तो ऐसे ही संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, हमने अनुच्छेद 53 पढ़ा, 53(1) में क्या बताया था कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति में होती है, जो उस स्वयं या उसके अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो पहला कथन गलत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही बात है। ये कौन के नियुक्ति करता है, ध्यान रख लेना, क्या करता है, नियुक्ति। कैसे पता चलता है सर, 75(1) आपने ही तो कल बताया था। 74(1) क्या बताया था, बताओ मेरे को, एड एंड एडवाइस। किसको एड एंड एडवाइस, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही बात है, ये दूसरा कथन सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो प्रधानमंत्री नाम ही प्रधानमंत्री, मंत्रियों के प्रधान। कौन से अनुच्छेद से पता चलता है ये बात, 75(1) में ही लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। 75(1) में 7 में, जो कि किसका, मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री किसी सदन के सदस्य हो, ये बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जो है, जरूरी नहीं है कि जब नियुक्ति हो तब क्या हो, ध्यान रख लेना, सदस्य हो। लेकिन विद इन कितने माह में, खुद बताओ, कितने महीने में, 6 महीने में उनको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य बनना जरूरी है। तो आवश्यक नहीं है कि, देखो प्रश्न को ढंग से पढ़ो, नियुक्ति के समय सदन का सदस्य हो, सही बात है ये। तो पहला गलत है, बाकी सब सही है। तो 2 3 4 ये सही हो गया। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है, मैंने बहुत सारे अनुच्छेद इसके साथ लिए। बोलो चलो ऐसे। 77, कार्यपालिका के समस्त कार्य किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। 78 बताओ, कड़ी, कौन, पीएम। पीएम क्या है, कड़ी, किसके बीच में, मंत्रिपरिषद के, 1 मिनट इसको मिटाने पड़ता दिखा, मंत्रिपरिषद के और राष्ट्रपति के। 78 क्या कहता है, पीएम कड़ी है, किसके बीच में, मंत्रिपरिषद के और राष्ट्रपति के बीच में। मैंने अच्छे से पिछली क्लास में खूब समझाया। क्या इस प्रश्न को आपको करने में कोई दिक्कत है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, अनुच्छेद 75(1) बोलता है, क्या होता है, मनोनीत होता है क्या, सर नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री, निर्वाचित विर्वाचित नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति का बोले तो राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति तो क्या होता है, निर्वाचित। हमको कैसे पता चलता है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, सर अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल दिया हुआ है इसका, और अनुच्छेद 55 में इसकी पद्धति दी हुई है राष्ट्रपति की। कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक, किस किस की है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बताओ मेरे को। इस किस किस की है, एक तो सर प्रेसिडेंट की है, एक वाइस प्रेसिडेंट की है, और एक राज्यसभा सदस्य की है। इन सब की कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय। तो प्रधानमंत्री तो क्या होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित मत कर लेना, राष्ट्रपति होता है निर्वाचित, है ना। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान है रखना है। आगे का देखो प्रश्न। क्या इस प्रश्न को कुछ करने में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, पता नहीं पहले ही मेरे को आ गया क्या, क्या हाँ यार। 78 में क्या प्रावधान है, बताओ मेरे को। भारत के मतलब किसके दायित्व है, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के क्या दायित्व है, बताओ मेरे को। कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद की सूचना रहेगी वो किसको पहुंचाएगा, राष्ट्रपति को पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा, राष्ट्रपति को। प्रशासनिक, विधायी या मंत्रिपरिषद ने कोई डिसीजन लिया है तो, यानी सेतु का काम करता है कौन, प्रधानमंत्री। अच्छे से बता रखा है मैंने।
देखो ढंग से पढ़ना। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली किसको कहते हैं बताओ? कौन कहता है संसदीय 75(3) क्या कहता है? कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। 75(3) पिछली क्लास देखी होगी तो अच्छे से याद होगा। 75 दो 5 अंगुलियां, मतलब दो दो हाथ और 5 अंगुलियां क्या देते हैं? प्रसाद। तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। कौन कहता है? 75(2). 75(3) में क्या है? सर संसदीय शासन प्रणाली की बात हमें 75(3) से पता चलती है। तो ऐसी संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शब्द पकड़ लेना। देखो संसदीय शासन प्रणाली की कल अपन ने उस दिन विशेषता पढ़ी थी, तो पहली विशेषता यही थी कि इसमें नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र का तो कौन होगा? प्रेसिडेंट। और वास्तविक का कौन होगा? पीएम। वास्तविक का कौन हो गया भैया? पीएम। ये वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति पीएम के पास। ठीक है, अगला देखो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से मंत्री परिषद की नियुक्ति वगैरह का प्रावधान किसमें है? बता दो मेरे को। मंत्री परिषद की नियुक्ति किसमें है? प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद की 75(1) में। 74(1) क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह की बात करता है। कौन है? 74(1) कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देता है? एक मंत्री परिषद देगी। पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आप खुद बता दो। पीएम यानी या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का। 6 महीने के भीतर नहीं है तो बनाना पड़ेगा उसको। तो लोकसभा के सदस्य की उम्र कितनी होती है? 25। राज्यसभा के की कितनी होती है? 30। ये पढ़ लेना। देखो मैं ऐसे आदमियों को जानता हूँ एक दो को, जिनको मतलब इस प्रश्न की वजह से जो है क्या हो गया, सिलेक्शन से रह गए। इतना इजी सा प्रश्न था। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 है। न्यूनतम पूछा है इसलिए लोकसभा वाले बताएंगे। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने मतलब रह सकता है? बताओ मेरे को। 1 मिनट, रिकॉर्ड तो हो गया ना। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री कितने महीने तक रह सकता है? अभी पढ़ के आए 6 महीने तक। चाहे पीएम साहब हो, चाहे मंत्री परिषद हो, 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बन जाना भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो प्रधानमंत्री जी हो चाहे मंत्री परिषद जी हो, हमें को तो 75(3) से संसदीय शासन प्रणाली का पता है। और संसदीय शासन प्रणाली में ये सब किसके प्रति लोग उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ध्यान रख लेना, संसद मत करे आना, लोकसभा करना। लोकसभा ऑप्शन में ही नहीं रहे तब संसद करना, क्योंकि संसद का ही भाग होती है लोकसभा। पढ़ो प्रश्न खुद, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। कथन 1, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति, शायद राज्यसभा के प्रति नहीं होता। कहाँ से पता चलता है? 75(3) से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। सही बात है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का हो। ऐसे थोड़ी है कि लोकसभा वाला ही मंत्री बनेगा। अभी मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे, इंदिरा गांधी भी रही हुई है राज्यसभा के सदस्य। तो ये चीज़ें हैं दोनों। ये कारण तो सही है, कथन क्या है? गलत। क्यों है? क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती मंत्रिपरिषद पीएम। राज्यसभा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो प्रश्न क्या हो गया? कथन तो गलत है और कारण सही है। अगला प्रश्न, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से, देखो ऐसे कथनों में आए तो संसद के प्रति नहीं होती, लोकसभा के प्रति होती। कौन कहता है हमको? 75(3) भैया। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बिल्कुल सही बात है। कहाँ से पता चलता है? 75(2) से, पिछली क्लास में समझाया हुआ है।
विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, सही बात है, विधि निर्माण हो चाहे ये प्रशासनिक कोई मैटर हो, इन सब में 78 बात करता है कि प्रधानमंत्री किसको सूचित करते हैं, राष्ट्रपति को। पहला कथन गलत है क्योंकि यहाँ पे संसद लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 2 और 3 ये हो गया उत्तर। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद, खुद करो इसको, कितना इजी सवाल है। मंत्रिपरिषद बताओ उत्तरदायी किसके प्रति होती है, लोकसभा के। तो भाई लोकसभा के सदस्य हैं ना, उनके विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और मतलब उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए ना तो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने, मतलब कि न्यूनतम ऐसा थोड़ी हर कोई उठा के ले आएगा, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएगा। प्रधानमंत्री का पद जो है सृजन हुआ, उप प्रधानमंत्री, देखो उप प्रधानमंत्री नाम की कोई उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसी कोई चीज होती, मतलब संविधान में थी नहीं, मूल संविधान में, बाद में पॉलिटिक्स के हिसाब से ये पद आया है, तो मूल संविधान से हट के है ये। आगे देखो, ये मतलब अभी किसी एग्जाम में पिछले लेक्चरर के में आया था। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा बताता है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक। ध्यान रख लेना, इसमें प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए फंसा देगा, वो प्रधानमंत्री एड है कौन से वे में, 91वें संविधान संशोधन में, कि भाई जितने भी, जैसे राज्य विधानसभा में भी ये रूल है, जैसे 200 सदस्य है ना राजस्थान विधानसभा में, तो 15% यानी 30 से ज़्यादा मतलब नहीं होंगे। क्या इसमें सीएम सम्मिलित है, क्या है, क्या इसमें पीएम सम्मिलित है, क्या है, कौन सा संविधान संशोधन, 91। इज इट क्लियर और नॉट। भारत का क्या प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल देता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी 76। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ही ये रहता है। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति चाहे तो हटा देगा, यानी मंत्रिपरिषद चाहे तो 1 मिनट, एक बार कहने का, इसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। ध्यान रख लेना, अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, इसकी पावर देखो, ये जो है संसद के दोनों सदनों में भाग लेता है चर्चा वर्चा में, बस मत नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता, मत। कौन, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न, प्रथम विधि अधिकारी, कानून अधिकारी फर्स्ट नंबर का कौन है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रथम विधि, कानून से संबंधित सलाह यही देता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है क्या, अभी बताया, लेता है। किसी सदस्य हो सकता है क्या, हो सकता है समिति का। कार्यपालिका का हिस्सा है कि नहीं है, कि कार्यपालिका का हिस्सा है। लोकसभा में बोल सकता है क्या, बोल सकता है। मतदान कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। बस 1 2 3 सही है। मत नहीं दे सकता महान्यायवादी, बाकी सब कर सकता है। अनुच्छेद 76 में आता है ये, मतलब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 88 में ये सारी बातें, अनुच्छेद 88 में ये लिखी हुई है। कौन सी वाली, ये कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये वाली, ये सारी। तो ये बात ध्यान है रखने की है अपने। भारत का कौन सा अधिकारी उसका सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अभी पढ़ के आए। संसद की कार्यवाही में जो है कौन भाग नहीं मतलब लेता है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य है क्या, नहीं है। उपराष्ट्रपति बताओ राज्यसभा का सदस्य है क्या, नहीं है। वो तो पदेन सभापति है राज्यसभा का, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या जाएगा, अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है कार्यवाही में। अभी पढ़ के आए। केग क्या होता है बताओ, केग अनुच्छेद 148 से लेके 152 तक आता है केग। ये क्या करता है, जैसे अपनी लोक लेखा समिति है उसका मित्र कहा जाता है, ऑडिट का काम करता है ये। कौन सा काम करता है ये, ऑडिट का।
ये बातें ध्यान में रखनी है। भारत के केग की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148, अभी बताया 148 से 151 तक केग के बारे में। बताओ एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से 78। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हिंदी में बताओ। अरे यार एक आधा शब्द ही तो बोला है, कौन सा कोई ज़्यादा बोल दिया कि मैंने? विधायिका। एक कह रहा था सर थोड़ा सा कि जो है टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में बोल दो। तो देखो कितना वो रहता है, 79 से 122 तक है। न्यायपालिका का इशू कहाँ से कहाँ तक है? 124 से 147। क्विकली रिवीजन कर रहे हैं हम। केग के संबंध में कौन नहीं है? केग संवैधानिक पोस्ट है कि नहीं है? 148 में इसका उल्लेख है। संवैधानिक है तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वेतन भत्ते जो है कौन किसके समान होंगे? न्यायमूर्ति के समान ही होंगे, ध्यान रख लेना। सेवानिवृत्ति के बाद किसी दूसरी जगह ये भाग नहीं ले सकते। लेकिन ध्यान रखना ये संवैधानिक पोस्ट है केग की। अब संवैधानिक पोस्ट है तो भाई इसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। इसको हटाया जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, सेम ऐसे तो कोई केग को हटा देगा। तो राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते इसको। इसको सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, और आपको पता ही होना चाहिए कैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है ना? आगे सम अब महान्यायवादी में फंसा देगा आपको। महान्यायवादी जो है ना उसको तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। इसको नहीं हटा सकता राष्ट्रपति, केग को, दोनों अलग है। भारत का केग किसका मित्र होता है? अभी मैंने बताया लोक लेखा समिति का जो है ये क्या होता है? मित्र होता है। 15/7। लोक लेखा समिति में जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं, ध्यान रख लेना। एक और ऐसी समिति होती है प्राक्कलन समिति, उसमें 30 के 30 सदस्य होते हैं टोटल। 30 के 30 किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं, ध्यान रख लेना। प्राक्कलन में आगे आएगी समितियां, लेकिन मैं अभी ऐसे ही समझा रहा हूँ। जो लोक लेखा समिति है इसमें 15/7 यानी 2:1 का रेशियो है। देखो लगभग 15 सदस्य लोकसभा से। ये सब मैंने समझा रखे हैं, क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ। भारत के केग का कार्य क्या है? लोक वित्त का संरक्षक। लोक लेखा समिति है जितना भी पैसों से संबंधित है उसका संरक्षण का ये काम करता है। विधिक सलाहकार कौन है बताओ? ये तो महान्यायवादी है। नागरिक स्वतंत्रता का या कस्टोडियन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। मैंने कहा ही ये संविधान का कस्टोडियन कौन है, तो इस तरीके के ये प्रश्न हमें कर लेने हैं। आगे देखो लोकसभा। लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा हम पढ़ेंगे। थ्योरी तो अभी क्वेश्चंस के थ्रू अपन देख लेंगे। ये सारी थ्योरी ऑटोमेटिक हो जाएगी अभी। बताओ लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित, अभी बताया था लोकसभा के लिए तो 25 साल है, राज्यसभा के लिए कितने साल है? 30 साल है, और जो पंचायत वंचायत का चुनाव होता है 21 साल है। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपके? तो ये रहा 21 वर्ष लोकसभा के लिए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें की गई है? सबको पता होगा, अनुच्छेद 82 इतना अच्छे से समझाया था, जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में भी सीटें किस आधार पे है? जनसंख्या के आधार, क्षेत्रफल पे नहीं है कि यूपी का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो सीटें ज़्यादा है। जैसे यूपी में 80 सीटें हैं, राजस्थान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की बताओ मेरे को? 25। और 25 कहाँ है? आंध्रा में है, ध्यान रख लेना। और 25 सीटें कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। यही प्रश्न उठा के मारेगा वो। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। और 10 कहाँ पे है? उड़ीसा में, ध्यान रख लेना। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के बराबर सीटें हैं राजस्थान, बस ये ध्यान रखना। राजस्थान में 25 है तो आंध्रा में भी 25 है। तो किस आधार पे होती है सीटें? जनसंख्या के आधार पे। इज इट क्लियर और नॉट? गरीबी ऐसे मत कर देना भाषार। और वो जनसंख्या कब की होगी बताओ मेरे को? अरे वो भैया जनसंख्या कब की होगी? अब जनसंख्या तो बोल दिया, अब जनसंख्या कब की? 1971 की। 84वें संविधान संशोधन में क्या बोला? 84वां संविधान संशोधन की 2026 तक जो है यही लगा हुआ रहेगा 1971 की जनसंख्या। अब अगले साल 2026 है। अब देखो वापस जनगणना शुरू हो गई है। क्या शुरू हो गई? जनगणना। तो इस
26 के बाद जब भी जनगणना होगी ना, उसके आधार पे लोकसभा सीटें वापस आवंटित होगी। अब थोड़े दिन बाद में जैसे अपने अभी 543 सीटें हैं ना मान लो, तो अगला 2026 के बाद जब भी है तो जनगणना होगी, जनगणना के बाद में सीटें रिवाइज होगी। क्या पता राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 नहीं रहे, जनसंख्या के आधार पे 35 हो जावे, 40 हो जावे। जब भी तो नया संसद भवन बनाया, देखो उसमें कैपेसिटी बढ़ा दी इन्होंने सांसदों की। तो अभी वर्तमान में तो 1971 की से है। ये किस में कहा कि 84वें में कहा कि 2026 तक ऐसी की ऐसी रहेगी, मैंने अच्छे से समझा रखा है। 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी तो उसमें जो उसके हिसाब से डिसाइड होगी सीटें। ये का यही क्राइटेरिया राष्ट्रपति के चुनाव वाले में है। राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे विधायक का मत मूल्य क्या होता है बताओ? जो विधायक का मत मूल्य टोटल पॉपुलेशन और निर्वाचित विधायक उस राज्य के, या निर्वाचित विधायक इंटू कितना करते हैं बताओ? 1000 से। तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन लिखा हुआ है, ये विधायक का मत मूल्य कल बताया था मैंने उस क्लास में। तो ये 1971 की जनगणना है, ये ध्यान रख लेना। जनगणना पर आधारित है सीटें। 82वां कह रहा है, मतलब अनुच्छेद 82 और 84 में ये डिसाइड किया था कि 2026 तक क्या रहेगा। 84वां क्या? संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन में ये डिसाइड किया है कि 2026 तक यथावत रहेगी। तो ये 2026 कैसे पता चलता है कि 84वें से? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। थोड़े टाइम पहले 2 आंग्ल भारतीयों को चयन किया जाता था, अब वो 2 आंग्ल भारतीय नहीं है, वो मनोनीत होते थे। वो क्या होते थे? मनोनीत नहीं है। क्यों? 104वें संविधान संशोधन से इन्हें हटा दिया गया। किनको? आंग्ल भारतीयों को। मेरे को उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें पहले से क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो खुद की प्रॉब्लम है भाई। ये आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति होती किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास होती थी। लेकिन अब तो है ही नहीं, क्योंकि 84वें संविधान संशोधन से इन्हें हटा दिया गया। कौन से थे? 84वें संविधान संशोधन से। इज इट क्लियर और नॉट? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। देखो लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जाती है? या तो सत्र अवसान कर देवे, है ना, या लोकसभा खुद ही विघटित हो जावे। विघटित यानी जैसे लोकसभा अभी 17वीं लोकसभा है, ये विघटित हो गई, फिर से चुनाव हुए। सत्र अवसान जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र ये चलते हैं, उसको अवसान यानी समाप्त कर दिया, या स्थगित कर दिया सत्र को ही। सत्र को ही क्या कर दिया? स्थगित, एडजॉर्न कर दिया। अब आप तो मेरे को एक चीज बताओ, स्थगन कौन करता है? ये जो स्थगन है ये कौन करता है? ये लोकसभा का स्पीकर करता है, ध्यान रख लेना। जबकि सत्र आहूत, क्या? सत्र आहूत, सत्र अवसान या विघटित लोकसभा को ये काम करना किसका काम है? ये राष्ट्रपति का काम है। तो लोकसभा की बैठक समाप्त तो देखो स्थगन से भी हो जाएगी, विघटन से भी हो जाएगी और अवसान से भी हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो तीनों से ही हो जाएगी बैठक समाप्त। बात ये स्थगित कौन करता है, विघटित कौन करता है? सत्र आहूत अवसान कौन? सत्र बुलाना, सत्र को बुलाया, विघटन किया, ये सब काम किसके हैं? राष्ट्रपति के हैं। स्थगन का लोकसभा स्पीकर का। आगे पानी नहीं क्या यार। लोकसभा का कार्यकाल बताओ। लोकसभा का कार्यकाल पहली बात तो 5 साल तक रहता है। कब से? एक बात तो ये ध्यान रख लेना, प्रथम अधिवेशन से। जैसे राष्ट्रपति का कब से था? मेरे को एक चीज बताओ, पद ग्रहण से 5 साल। इसका क्या है? प्रथम अधिवेशन जिस दिन भी हुआ। जैसे पहली लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 से। ठीक है, ये चीज क्लियर है या नहीं है? कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल होता है। अरे उनको 5 साल से लेना देना नहीं है। कोई हम छठी सातवीं के बच्चे नहीं है कि 5 साल ऐसे नहीं देगा वो देगा कब से? प्रथम अधिवेशन से, चुनाव से, या ऐसे ऐसे कुछ फंसाने के लिए। क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है? क्या बढ़ सकता है? एक बार में आपातकाल के दौरान एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ये मैंने पीछे के कल परसों की क्लास में आपातकाल जब समझा रहा था, जब मैंने समझाया था कि जो 5वीं लोकसभा थी, कौन सी लोकसभा? 5वीं लोकसभा 1971 से चली थी और 77 तक चली थी। चलनी 76 तक थी, 77, क्योंकि आपातकाल लगा था। कब लगा था? जून 1975 में। ये रहा।
क्योरम तो खुद ही कर लो भाई। लोकसभा की कोई कार्यवाही चल रही है, देखो कार्यवाही ऐसे लिखते हैं, कई कार्यवाही गलत लिखते हैं शुद्ध शुद्ध में। तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, को उसको बोलते हैं क्योरम। क्या बोलते हैं? क्योरम। मेरे को उम्मीद है आपको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट तो पहले से ही क्लियर है, कॉन्सेप्ट मेरी क्लास देख रखी है। तो कोरम जो है कितनी होती है, जैसे मान लो 543 है ना, तो 54 सदस्य, तो 54 या 55 सदस्य तो रहने ही चाहिए उसमें, इसको कोरम बोलते हैं, नहीं तो कार्यवाही चलती नहीं है। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। राजस्थान के बराबर और लोकसभा सदस्य किनके हैं? कि आंध्रा के हैं, आंध्र प्रदेश के। कितने हैं? 25। राज्यसभा का पूछे तो किसके हैं? कि उड़ीसा के। कितने हैं? कि 10। ये अभी किसी सेकंड ग्रेड को एग्जाम में भी आया था, कर लेना इसको तैयार, है ना। लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वो कुल मतों का शायद 1/6 है इसमें ना, इसको चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 1/6 होगा, फिर भी इसको चेक करूंगा मैं, नीचे पिन में डाल दूंगा, है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ भी नहीं है 1/6। पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ, अभी बताया था। अधिवेशन कब हुआ? कि 13 मई 1952 को हुआ फर्स्ट अधिवेशन। और लोकसभा स्पीकर कौन बने फर्स्ट? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हुआ जीवी, पता रहना चाहिए अपन को, जीवी मावेलंकर। ये जो है फर्स्ट लोकसभा के क्या बने थे? स्पीकर बने थे। तो ये चीजें अपने क्लियर होनी चाहिए। पढ़ो भाई इसको, प्रश्न को देखे खुद ही पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर क्या करो? विचार करो। लोकसभा ढंग से पढ़ना है। पॉलिटी का प्रश्न देखो मैं इस तरीके के लेके आया हूँ ताकि हमारे जो है कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। लोकसभा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मतदान अनिवार्य है क्या? विधायक साहब को 1 लाख की वोटिंग थी, उसमें से 50,000 एक वोट प्राप्त करना जरूरी है क्या? नहीं है। हमारे इंडिया में सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको ज़्यादा मत वही सिकंदर, भले 5 ही मत मिले हो। तो ये चीज़ ये गलत है प्रश्न, ये मतलब कि कथन क्या है? गलत है। क्यों? 50% का कोई ऐसा रोल है नहीं है लोकसभा राज्यसभा के, इस राज्य की विधानसभा। ध्यान रखना राष्ट्रपति में है कोटा सिस्टम, उपराष्ट्रपति में भी कोट, मतलब राष्ट्रपति में, राज्यसभा के सदस्य में, उनमें है कोटा। ये कह रहा है लोकसभा राज्यसभा सदस्य में, एमएलए और एमपी में। एमपी भी किसका? लोकसभा का, तो उसमें नहीं है 50% का सीन, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। मैंने अच्छे से समझा रखा भाई। अब इतना तो तुम आपको जो है थोड़ा बहुत ध्यान है रहना चाहिए, है ना। आगे देखो, भारत में संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है। मतलब प्रश्न को ढंग से पढ़ो। संविधान में अधिकथित, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में लिखा हुआ है कि उसका चुनाव होगा, उसको चयनित किया जाएगा। जैसे लोकसभा के लोग आए बैठ के 543, अब जिसको भी 543 में से ज़्यादा मतलब वोट मिलेंगे ना, आधे से ज़्यादा लोकसभा स्पीकर में, कि आधे से ज़्यादा, तो ये जनरली ऐसा है कि जीतता वही है जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन इसने कहा कि संविधान में अधिकथित है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो पहला कथन भी गलत है, दूसरा भी गलत। न तो एक न दो। आया आईएएस में प्रश्न है अच्छा सा खासा, इस तरह के प्रश्न अपने भी देते हैं ये आजकल। लोकसभा का स्पीकर मैंने कहा, देखो ध्यान रख लेना, मनोनीत नहीं किया जाता। लोकसभा के स्पीकर के लिए शब्द यूज लिया जाता है चयनित। क्या? निर्वाचित भी मत कर देना, चयनित। कैसे? ये 543 जीत के गए, इन 543 में से जो भी जीते हैं इनके ये बैठेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे ना, यानी जिसको चयन कर लिया ना इन्होंने, बस वही हो गया। इसको हटाना भी इजी है। ये सारे लोकसभा वाले मिलकर के कह देवे ना कि इसके पास बहुमत नहीं है, तो लोकसभा स्पीकर को हटा दिया जाएगा। कौन है लोकसभा स्पीकर वर्तमान में? कोटा से सांसद ओम बिरला। तो ये नियुक्त किसको करते हैं बताओ? पीएम को, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं। निर्वाचन यानी चुनाव किनका होता है?
चुनाव होता है सर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इनका, राज्यसभा वालों का, एमएलए का, एमपी का, इनका निर्वाचन होता है। मनोनीत कौन होते हैं कि सर राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उनके चारों क्षेत्र याद रख लेना, समाज सेवा, कला, है ना, विज्ञान और साहित्य, ये चारों क्षेत्र पूछे सकता है। समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, मैंने ट्रिक भी बताई थी इसकी, तो ये है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो यही है भाई साहब, स्पीकर साहब। राष्ट्रपति तो लेता है शपथ, कौन, कहाँ से पता चलता है सर, अनुच्छेद 59 से। उपराष्ट्रपति भी लेता है 69 से। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बहुत बार देखा है शपथ लेते हैं, मंत्रिपरिषद वालों को शपथ लेते हुए देखा है। स्पीकर खुद के स्वयं के पद की शपथ नहीं लेता, ध्यान रख लेना। क्यों पद की शपथ नहीं लेता? ये लेता है एमपी के रूप में, यानी सांसद के रूप में शपथ लेता है, क्योंकि शुरू में तो प्रोटेम स्पीकर रहता है, स्पीकर का चुनाव तो बाद में होता है, तो स्पीकर नहीं लेता चुन शपथ, ये तो लेते हैं। शपथ कौन सी अनुसूची में बताओ, अनुसूची 3 में। वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 2 में। ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति किसको देता है बताओ मेरे को? उपराष्ट्रपति को देता है कि नहीं? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। कैसे हटाया जाता है? तो सिंपल सी है, चयनित करते हैं वही हटाएंगे। चयनित कौन करते हैं? आधे से ज़्यादा अगर लोकसभा में इसको है तो वही हटा देंगे। पढ़ो इसको, प्रश्न को। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, बिल्कुल नहीं, आधे से ज़्यादा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, तो यही है बहुमत, यानी 50% प्लस जो भी है। प्रधानमंत्री जी सिफारिश करेंगे। प्रधानमंत्री कौन होता है इनको, लोकसभा स्पीकर को हटाने वाला? लोकसभा के सदस्यों ने बहुमत से कह दिया ना, आधे से ज्यादा ने, कि नहीं है भैया, संकल्प पारित कर दिया, ऊपर ये गए। स्पीकर के पद के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? आप खुद पढ़ बताओ। 1 मिनट में पानी पी लूं, जब तक इस प्रश्न को पढ़ो आप और इसका उत्तर सोच लेना। जिन्होंने भी इसका उत्तर सोच लिया भाई, उनके तो समझ में आ गया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन से हैं सर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, कौन सी परिषद? मंत्रिपरिषद, ये होते हैं 75 से। इसको प्रसाद पर्यंत यानी उसकी कृपा से। इस पे राष्ट्रपति की क्या कृपा है? इसको तो जो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा क्या? नहीं सर, वही सदस्य हटाएंगे इसको, तो पहला कथन गलत। दूसरा, ये आवश्यक, लाइट चली गई एक्चुअली में, इसलिए एसी बंद हो गई। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। किसको? स्पीकर को। अगला प्रश्न देखो, कौन सा पूछा है? सही है। तो अब एक मेरे को पॉइंट बताओ कि जब ये सदस्य ही नहीं है स्पीकर, मतलब कि, तो इसका निर्वाचन कैसे होगा? कोई यहाँ मंत्री का खेल थोड़ी चल रहा है कि जो है मंत्री बन गए और 6 महीने में बन जाना भाई सदस्य। तो कम से कम सदस्य रहेगा जब भी तो स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा नहीं, वो पद पे बने हुए रहता है। ध्यान रख लेना, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तब, जैसे नई लोकसभा 16वीं लोकसभा चल रही है, भंग हो गई ना, तो अगली लोकसभा तक वो पद पर बने रहेगा।
पद नहीं छोड़ना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न आ रहा है बार बार, आरएस प्री में पूछा है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, बिल्कुल सही बात है ये। वो किसको त्यागपत्र देगा? उपाध्यक्ष को। देखो ऐसे कथनों में, कोई कथन में फंस भी रहे हो ना हम, तो भी जो है इस तरीके से उत्तर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ मेरे को? इसका आंसर होगा सर डी। यदि वह त्यागपत्र देना भी चाहे तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। इतना इजी सा प्रश्न था ये। एक कथन होगा ना, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस को देख करके घबरा नहीं जाना है कि दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि तीसरा नहीं आ रहा। अगर पॉलिटी पढ़ रखी है तो चारों ऑप्शन में दिमाग लगाओगे, इधर उधर से एलिमिनेशन मेथड से इजी गोइंग प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? नई लोकसभा का जो गठन होता है, नई लोकसभा, तो उनको जो लोकसभा के सदस्य वगैरह रहते हैं उनको कोई ना कोई तो शपथ दिलाने वाला रहेगा। अनुसूची 3 में है ना इनकी शपथ, तो शपथ दिलाने वाला रहेगा। तो उनमें से जो भी नई लोकसभा में जीत करके वरिष्ठ आदमी आता है, सबसे ज्यादा अनुभवी, उसको जो है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ध्यान रख लेना, वो शपथ दिलाने का काम करता है और पहली बैठक की कार्रवाई का संचालन भी करता है। मैंने ये बातें आपको समझा रखी है। प्रोटेम स्पीकर, टाइम वेस्ट करना नहीं है अपने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोकसभा स्पीकर का, यहाँ से प्रश्न निकालता है। देखो लोकसभा स्पीकर का मैं सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट बता दूं। अब इसका अनुच्छेद क्या है वो तो 100 है शायद, है ना, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना वो समझ लेना आप। कॉन्सेप्ट देखो क्या समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी वोटिंग होती है, कोई भी क्या होती है? वोटिंग। जनरली वोटिंग में भाग नहीं लेता कौन? लोकसभा स्पीकर। जब टाई हो जाता है ना मामला, टाई, तब लोकसभा स्पीकर अपना निर्णायक मत देगा। एक बात समझ में आ गई? जनरली वोटिंग में भाग नहीं लेता। एक, जनरली वोटिंग में भाग नहीं लेता, मामला टाई हो गया ना दोनों पक्षों का कि भाई 200-200 वोट मिले या जितने भी, तो निर्णायक मत देगा। अगर लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पे मत है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं वोटिंग हो रही है जिसमें इसको ही हटाने पे हो, तो ये वोट देगा। तब क्या भाई वोट नहीं देगा क्या यार? ये सदन का सदस्य है, ये वोट देगा। लेकिन मामला उल्टा हो गया, टाई हो गया ना। क्या हो गया? टाई, कि 200 और 200, मतलब 200 तो हटाने के पक्ष में है और 200 नहीं हटाने के, तब ये मत नहीं दे पाएगा। ध्यान रख लेना, उल्टा है। जनरली आप बताओ, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे ये वोट में भाग लेके क्या करेगा? अगर एक पक्ष को 200 मत मिले हैं, एक को 150 ही मिले हैं, तो इसको इसको मत दे के करना ही क्या है यहाँ? लेकिन इसको खुद को हटाने का प्रस्ताव है, जब ये वोट देगा। टाई हो गया मामला तो मत नहीं देगा। मैंने क्लास में अच्छे से समझा रखा है ये बात ध्यान रखना है। ये आरएस प्री में इस बार क्वेश्चन आया था 2025 में, और इसका अनुच्छेद शायद जो है कौन सा है? 100 है। इसका अनुच्छेद कौन सा है? 100 ही है। तो ये बातें हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये जो है मैंने आपको समझा ही दिया पहले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी होगा, मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये हो गई हमारे लोकसभा। कौन हो गई? जो है लोकसभा। लोकसभा के बारे में ये सारी बातें जो है हमको क्या रखनी है? पता रखनी है। सीधी सीधी सी, जैसे अनुच्छेद 79 क्या कहता है? लोकसभा होगी संसद, संसद लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से मिलके बनेगी। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात करता है और 81 लोकसभा की बात करता है ना। तो ये थोड़ी सी बातें जो हमको ध्यान रख लेनी है। 80 जो है किसकी बात करता है? राज्यसभा की। और 81 किसकी बात करेगा? लोकसभा की। और 79 तीनों की करेगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अरे भाई बड़ा सदन है ना, वो पहले आएगा। 79 तो आपको इतना अच्छे से रटा रखा मैंने। इसमें फंसा सा कैसे है? वो कहता है कि 79 के अंतर्गत प्रेसिडेंट नहीं आता, तो भाई आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आता है। ये बात ध्यान में रख लेनी। अगला देखो राज्यसभा। राज्यसभा जो है मैं आपको सीधा कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, आपका टाइम वेस्ट अपन को करना नहीं है। तो ये बातें देखो,
राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 250 है भाई। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। तो राज्यसभा की जो निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो कितनी है? 225 है, 250 है। और क्या पढ़ा था हमने? 225 प्लस 8 पढ़ी थी कि 225 तो जो है किससे है? राज्यसभा से। 225 तो राज्यों से है और 8 किससे है? यूनियन टेरिटरीज से। यही तो बातें हमने जो है पढ़ी थी। इनमें सबसे ज्यादा अगर पूछे तो यूपी से है राज्यसभा के सदस्य 31। राजस्थान से कितनी है राज्यसभा सदस्य? 10 है। और 10 कहाँ से है? कि सर ओडिशा से है। ये मैंने 3 बार बता चुका हूँ, ये ओडिशा से 10 है। 8 यूनियन टेरिटरीज से है। 8 कहाँ से है? यूनियन टेरिटरीज से है। तो ये बातें हमको थोड़ी सी ध्यान है रखना। अब यूनियन टेरिटरीज से 8 वाली जो है थोड़े से पता रखो। दिल्ली में 3 है, पांडिचेरी में 1 है। दिल्ली में 3 है, पांडिचेरी में कितनी है? 1 है। और जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? 4 है। तो 4 3 7 रे कितनी हो गई? 8। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, इसमें दे सकता है कि भाई राज्यों से 225, 8 कहाँ से है? यूनियन टेरिटरी से। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। अब मनोनीत निर्वाचित का भी पूछ लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 12 है। सॉरी, मनोनीत कितने हैं? 12 है। 6 सेक्टर मैंने बताया था, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, कला, दूसरी बार बता रहा हूँ, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, ये थे। और ऐसे 200 कितनी है? 45 है ना, अधिकतम 45 होती है। 233 प्लस 12, ठीक है। और वर्तमान में है कि मतलब कि 233 प्लस 12, अधिकतम कितनी होती है? 250। ये यही तो पूछा है, अधिकतम 250 है। अब देखो ये 233 वाली जो है, ये राज्यों वाली यही है, 225 प्लस 8। मेरे को उम्मीद है आपने पहले पढ़ रखा है ये। राज्यों से है 225, यूनियन टेरिटरी से है 8, तो हो गई 233। और 12 कहाँ से है? 12 निर्वाचित है, सॉरी मनोनीत है। मनोनीत कहाँ से? उसको कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से 4 सेक्टर? कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। अगर ये बातें पता है तो ध्यान है, मतलब कि इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे राज्य हैं जिनमें एक एक जो है लोकसभा सीट है, ये राज्यसभा सीट है। ये भी आपको जो है पता रहना चाहिए। जैसे ये 7 सिस्टर स्टेट्स में नागालैंड, मणिपुर, ये सब मैंने याद कराए थे। सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, इनमें सब में कितनी कितनी सीटें हैं? एक एक सीट है। यहाँ से कोई प्रश्न बनाने के मेरे को फैक्चुअल जो है चांसेस लग रहे हैं कि इस तरीके का क्या पता ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, देखो 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चारों सेक्टर याद रख लेना, समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान, कला और विज्ञान। और बावड़े की तरह बहुत बार पेपर सेटर जिनके दिमाग थोड़े सटके हुए रहते हैं ना, वो इनका क्रम भी पूछता है कि कौन सा है। तो आप क्रम, अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना। मेरे को क्रम याद नहीं है और क्रम का कोई लेना देना भी नहीं है। हमको पता रहना चाहिए कि यार ये 4 सेक्टर है। जब उनका दिमाग सटकता है ना, मूर्ख बैठ जाता है ना कई बार, तो मतलब कुछ भी पूछ लो यार, इन इसके क्रम से क्या लेना देना है? बताओ आप, इसके क्रम से कुछ मतलब कि क्या होगा इसके क्रम पूछने से? यार आप मूल प्रस्तावना का क्रम पूछो कि हमारे संविधान की मान लो आत्मा है, वो पता रहना चाहिए। इनके क्रमों से आप क्या मतलब साबित कराना चाह रहे हो कि हम संविधान को लाइन टू लाइन रट लें? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लेना। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पे दिया जाता है? किस आधार पे दिया जाता है? जनसंख्या पे। कौन सी अनुसूची बोलती है? चौथी। तीसरी क्या बोलती है? शपथ। दूसरी वेतन भत्ते। दूसरी क्या बोलती है? वेतन भत्ते। सातवीं बताओ? शक्तियों का वितरण। सातवीं शक्तियों का वितरण। 11वीं 12वीं क्या थी? बता दो मेरे को। 11वीं 12वीं पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी? 11वीं और 12वीं। शक्तियों का वितरण कौन सी है? 7वीं है। उम्मीद होगी कि आपको याद है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है क्या? बताओ। अभी तो पढ़ के आए कि 225 प्लस 8, 8 यूनियन टेरिटरीज से। 8 किससे है? यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली से 3, दिल्ली से कितने? 3,
पांडिचेरी से कितना था 1 और जम्मू कश्मीर से कितने 4। तो प्रतिनिधित्व है कि नहीं है पहला कथन गलत। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। तो भाई निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय यही करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है, ये हमको पता ही है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। क्या संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है? क्या राष्ट्रपति भी होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति भी होता है। तो ये गलत, ये गलत। निर्वाचन झगड़ों का क्या करना? निर्णय करना। अब ये प्रश्न हल्का सा, इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह का झगड़ा, मतलब कि अयोग्यता का झगड़ा है या किस तरीके का झगड़ा, वो अभी अपने 100 अनुच्छेद 102 103 अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अनुच्छेद मान लो, जैसे 52वां संविधान संशोधन जो दल विदल से संबंधित है, आप पढ़ चुके हो दल बदल से, वो क्या कहता है? मतलब कि 52वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 102(2), ठीक है, कि दल बदल से संबंधित कोई योग्यता है। किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित कोई अयोग्य किसको करेंगे? दल बदल से संबंधित किसी सांसद को। वो किसमें? 102(2) में। कौन सा संविधान संशोधन किया? 52वां। दल बदल कौन सी अनुसूची में आता है? 10वीं अनुसूची में। अगर आपको पहले से याद है तो ये चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। राज्यसभा के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताओ कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, सही बात है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है। राज्यसभा तो कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, इसका कार्यकाल होता ही नहीं है। स्थायी सदन का कोई कार्यकाल होगा क्या? नहीं होता। भंग नहीं की जा सकती, ये सही है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। हर 2-2 साल में 1/3 सदस्य हो जाते हैं। टोटल इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों का है 6 वर्ष, ध्यान रख लेना ये बात। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। इसके सदस्यों की वैसे उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। कितने वर्ष से कम नहीं होने चाहिए? 30 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। तो ये गलत है। 25 वर्ष किसकी है? लोकसभा वाले की। तो 1 और 3 सही है। ये रहा 1 और क्या? 3 सही है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया? दल बदल का आया कि नहीं आया? बताओ। दल बदल का, दल बदल का निर्धारण जो है ना, ध्यान रख लेना, कोई भी व्यक्ति ने दल बदला कि नहीं बदला, ये लोकसभा स्पीकर करता है। दल बदला कि नहीं बदला, ये लोकसभा स्पीकर। धन विधेयक है कि नहीं है? लोकसभा स्पीकर। दल बदल कौन सी अनुसूची में है? कि 10वीं अनुसूची में। कौन से संविधान संशोधन से हुआ? 52वां संविधान संशोधन। क्या दल बदल का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कर किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? किसने कहा था? कियोतो होलोआन केस में कहा गया। कौन से केस में? कियोतो होलोआन केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। किसका? दल बदल का। तो दल बदल। और अनुच्छेद कौन सा है? 102(2). कौन सा? अनुच्छेद 102(2), जिसमें अयोग्यताएं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? अयोग्यताएं लिखी हुई है 102 इसमें। और दल बदल की अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? बताओ मेरे को। दल, अभी प्रश्न आया ना अपने, दल बदल की अयोग्यताओं का निर्धारण। ये देखो, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये है चुनाव आयोग की परामर्शकारी शक्ति। चुनाव आयोग की परामर्शकारी शक्ति। चुनाव आयोग परामर्श देता है किसको? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, अयोग्यता से संबंधित। किससे संबंधित है? अयोग्यता से संबंधित। दल बदल वाली नहीं, मतलब ऐसे दूसरी कोई भी अयोग्यताएं हैं, जैसे लाभ के पद पे हो। किसके पद पे हो? कोई सांसद लाभ के पद पे हो, कोई सांसद विकृतचित हो, कोई दिवालिया हो। कैसा हो? दिवालिया हो, या भारत का नागरिक ही नहीं हो। ये 4 लिखी हुई है, ठीक है। अगर इसका हो, अगर ये सारी जो है चीजें हो, तो क्या होगा बताओ? लाभ के पद पे विकृत। तो चुनाव आयोग खुद तो कर नहीं सकता, मतलब प्रेसिडेंट के पास खुद को तो पता नहीं है। प्रेसिडेंट जो है चुनाव आयोग से परामर्श लेगा। पर प्रेसिडेंट किससे परामर्श लेगा? चुनाव आयोग से। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 103 में लिखा हुआ है। तो बताओ, चुनाव आयोग के पास परामर्शकारी शक्ति होती है क्या? होती है। इसके सुप्रीम कोर्ट के पास होती है क्या? होती है। कौन कहता है? अनुच्छेद 143। कल पढ़े थे अपन पिछली क्लास में कि 143 1 और 2 दोनों हमने पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को क्या देता है, मतलब कि ये देता है,
सलाह देता है, कोई विधि तथ्य का प्रश्न हो। तो सुप्रीम कोर्ट वाली अलग है, चुनाव आयोग वाली अलग है। चुनाव आयोग वाली कहाँ पे लिखी हुई है? 103 में। कहाँ पे लिखी हुई है? 103। ध्यान रख लेना, ये परामर्श बाध्यकारी होता है। जो चुनाव आयोग ने दिया ना, ये राष्ट्रपति पे बाध्यकारी, उधर वाला बाध्यकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वाला। तो ये चुनाव आयोग वाला जो है बाध्यकारी होता है। क्या ये बातें जो है समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दल बदल से संबंधित जो है अयोग्यताएं कहाँ पे? 102(2) में। समझ में आया? दल बदल वाली तो कहाँ पे है? 102(2) में। 103 क्या कहता है? 103(3) आते ही परामर्शकारी याद आ जाना जो है चुनाव आयोग की परामर्शकारी। कौन सी परामर्शकारी? वही दल बदल में, वो मतलब दल बदल की नहीं, दल बदल का खेल अलग है। दल बदल का जो है लोकसभा स्पीकर निर्धारण करता है। क्या अब भी ये बातें समझ में नहीं आ रही क्या भाई? दल बदल का तो लोकसभा स्पीकर है। दूसरी अयोग्यताएं है ना किसी भी प्रकार की, जैसे ये विकृचित है, दिवालिया है, तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति परामर्श लेगा चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने जो परामर्श दिया वो बाध्यकारी होगा। तो अयोग्य करने के बहुत सारे तरीके हैं। दल बदल वाले तरीके के पास लोकसभा स्पीकर पावरफुल होता है। अब देख लो ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? अब देखो, राज्य सूची के विषय पे आपातकाल में अपन ने पढ़ा था कि आपातकाल के टाइम में बना लेते हैं। अगर ऐसे कोई मैटर हो तब जो है क्या होगा? तो इसके लिए एक अनुच्छेद है 249। कौन सा? 249, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा, कौन है जिसमें लिखा हुआ है राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से, 2/3 कौन सा? उपस्थित, ध्यान रख लेना ये शब्द पकड़ लेना, उपस्थित और मत देने वाला। जैसे राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगाया था तो कुल सदस्य का 2/3 किया था। किसका किया था? कुल सदस्य का। राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में। यहाँ वो वाला खेल नहीं है। राज्य सूची के विषय पे ध्यान रख लेना, कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा कुल उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य उसके 2/3 सदस्य से मतलब संकल्प पारित कर देवे तो क्या हो जाएगा? संसद फिर उस पर कानून बना सकती है। तो पढ़ो, राज्यसभा को घोषित करना होगा। मतलब क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में सही नहीं है? तो राज्यसभा को मतलब घोषित करना होगा कि जो है ये राष्ट्रीय हित में है। ये तो है भाई, राष्ट्रीय हित में होगा तभी तो करेंगे। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वालों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करना पड़ेगा। सही बात है ये भी। ऐसी विधि संपूर्ण भारत और उसके भाग के लिए बनाई जा सकती है। सही बात है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा बनाती, विधि राज्यसभा नहीं बनाती, विधि बनाएगी संसद। कौन बनाएगी? संसद। तो ये वाला चौथा वाला ये एक तरीके से गलत हो गया। उपस्थित मत देने वाले से राज्यसभा संकल्प पारित करेगी, संकल्प राज्यसभा पारित करेगी, संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगी। लेकिन पारित किसको करना पड़ेगा? संकल्प को, राज्यसभा को। अनुच्छेद कहाँ पे लिखा हुआ है सर? 249 में लिखा हुआ है। 249 इज वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा के पास दो ही विशिष्ट शक्तियां होती है, एक तो 249 और एक 312। 249 में तो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती है, 2/3 से पारित कर दे। 312 होती है अखिल भारतीय सेवाएं। अच्छे से समझाया हुआ है, ये दो ही शक्तियां हैं जो राज्यसभा को विशिष्ट बनाती है, अखिल भारतीय सेवाएं। क्या ये बात जो है आपके समझ में आई या नहीं आई? आई। तो देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। सही बात है। धन विधेयक के बारे में पहली बात तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये साबित कौन करता है? सर लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। धन विधेयक के मामले में जो है पावरफुल कौन होती है? लोकसभा होती है। कौन होती है? पावरफुल कौन होती है? लोकसभा। लोकसभा ने कितने दिन तक? 14 दिन, मतलब भेजा। 14 दिन में राज्यसभा ने अगर पारित नहीं किया तो स्वतः पारित माना जाएगा। तो कोई शक्ति निहित नहीं है। सही बात है। राज्यसभा अनुदानों की मांग, जो ग्रांट्स होती है, मतलब पैसों से संबंधित ग्रांट्स की, इस पे इतना पैसा चाहिए, इस पे इतना पैसा चाहिए, इस पे मतदान नहीं कर सकती। तो सही बात है, अनुदान की मांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात, अनुदान की मांगों पे राज्यसभा मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को ही कहा जाता है। किसको कहते हैं? बजट को।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट है। बजट शब्द कहीं प्रयोग में नहीं है, बजट के लिए शब्द प्रयोग में लिया है वार्षिक वित्तीय। इसमें चर्चा ही नहीं हो सकती। अरे भाई इसमें चर्चा तो होएगी, चर्चा तो होएगी, लेकिन मतदान नहीं होगा अनुदान की मांगों में, ठीक है। और राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार अस्वीकार करने का जो है क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का वो नहीं है। तो दूसरा क्या है, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये कथन भी सही है, नहीं कर सकती। धन विधेयक को स्वीकार अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है, तो नहीं है, सही में ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा पावरफुल होती है धन विधेयक के मामले में। तो 1, 2 और 3 हो गया। देखो मैं क्विकली रिवीजन करवा रहा हूं, आपका टाइम बचे बस। कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य, यानी लोकसभा पावरफुल कहाँ है, तो धन विधेयक के मामले में एक तो धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में, सही बात है। धन विधेयक के निरस्तीकरण के संबंध में ये भी सही बात है, धन विधेयक को निरस्त विरस्त करने का सारा काम लोकसभा का है, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व, तो बिल्कुल मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, 75(3) क्या बोलता है संसदीय प्रणाली में, कि लोकसभा के प्रति। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन में सर, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन 312 के तहत राज्यसभा की पावर है, किसकी पावर है, राज्यसभा की। तो 5, ये 4th गलत है, इसमें 1, 2 एंड 3 हो गया। ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत भारी पावर राज्यसभा की तो कौन सी है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। 312 और 249, 249 क्या है, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 से पारित कर दे हुए संकल्प की राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना है, तो राज्यसभा क्या करेगी, कानून बना देगी, मतलब संसद कानून बनाएगी। तो राज्यसभा को विशिष्ट कौन से अनुच्छेद बनाते हैं, 349 और 312। आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसका उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा कहाँ से आई, उपराष्ट्रपति में तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के में कौन लेते हैं, राष्ट्रपति वाले में बताओ कौन लेते हैं सर, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित। उपराष्ट्रपति के में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो विशिष्ट पावर है क्या राज्यसभा के पास, नहीं। किसी विधान परिषद की सभापति को बर्खास्त करना, इसमें कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है, बस इसमें है विशिष्ट शक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो, देखा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राज्यसभा का सभापति या उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो सही बात है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य होता ही नहीं है, वो तो पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 65 के तहत। बस पहला कथन तो सही है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ढंग से पढ़ लेना, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मताधिकार का अधिकार नहीं होता, सही बात है। दोनों सदनों के सदस्यों को होता है या नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, बिल्कुल। अभी पिछली स्लाइड में ही बताया यार, देखो आ गया प्रश्न कि मतदान का अधिकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो होता है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों को, बस ये है। अब आप है ना उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है ना, वो ध्यान रख लेना। लोकसभा में तो जो है सॉरी, उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का। तो प्रस्ताव यहीं से शुरू होता है। जैसे अपन ने राष्ट्रपति का पढ़ा था ना भैया, राष्ट्रपति के में क्या पढ़ा था कि प्रस्ताव कहीं से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से। इसमें राज्यसभा से शुरू होता है, प्रभावी बहुमत से होता है, फिर लोकसभा यहाँ से पारित हो गया तो लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दिए तो हटा देंगे। उपराष्ट्रपति का अलग से देख लेना, हटाना किसको, उपराष्ट्रपति को हटाने को अलग से देख लेना। अभी प्रस्ताव आया था थोड़े टाइम पहले, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें क्या आ गया, पहला और दूसरा दोनों सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, और वो पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो किसको बोलते हैं, प्रशासनिक शब्दावली में आ जाएगा पदेन को। ये हो गया। चुना उना जाता है क्या, नहीं सर, ये तो वही है, सीधा पदेन सभा होती है, इसमें क्या ही बताना। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य ही नहीं होता, किसका नहीं होता बताओ। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है ना, कौन है राज्यसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उसका सदस्य है क्या, नहीं है, सीधी सी बात है ये। उपराष्ट्र देखो, ये ओवरऑल प्रश्न आएगा ना जब हमारे दिक्कत हो जाएगी आपके, तो थोड़ी सी ये बात ध्यान में रख लेनी।
अब वापस बताओ मेरे को 103, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ 103 क्या है? चुनाव आयोग की परामर्श किसको देगा? चुनाव आयोग परामर्श प्रेसिडेंट को। किससे संबंधित? अयोग्यता से संबंधित। दल बदल वाली क्या? नहीं। दल बदल वाली क्या? नहीं। दल बदल वाली पे तो कौन डिसाइड करता है बताओ मेरे को? लोकसभा। अरे यार एक मिनट, दल बदल वाली में कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। चार्ज लगाना पड़ेगा। ये बातें हैं। 103 चुनाव आयोग की परामर्शकारी है। किसको देगा चुनाव आयोग? प्रेसिडेंट को। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ। 102 वाली वो लोकसभा स्पीकर करेगा दल बदल के संबंध में। इतनी बार बताने के बाद भी गलत कराया हो ना तो भाई देखो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। दल बदल की लोकसभा स्पीकर 102 1 100 ये अयोग्यता वाली वो दिवालियार वो मतलब कि भारत का नागरिक नहीं है इस टाइप से। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये चीज़ें तो आपको जो है पता ही होगी। राज्यसभा का कार्यकाल बता दो वापस, कितने साल? 6 साल। हर दो मतलब 1/3 सदस्य 2 साल में कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल होता है क्या? नहीं, 6 साल। राज्यसभा का क्या? नहीं सर, राज्यसभा के किसका? सदस्यों का। राज्यसभा तो कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये थोड़ा सा ध्यान है रख लेना। अब कोई भी मान लो सांसद है, कोई भी क्या है सांसद, उसकी सदस्यता चली जाती है। मान लो अगर वो कितने दिन तक, 60 दिन तक, आगे कहीं आएगा शायद, 60 डेज तक जो है वो एब्सेंट रहे तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? चली जाती है। बिना सूचना के ही 60 दिन तक जो है चला गया, मतलब है रात। क्या राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य होता है क्या? नहीं होता है। ध्यान रख लेना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्य संचालन के ये नियम थोड़े बहुत देख लेते हैं अपन। एक मिनट, प्रश्न पढ़ो। देखिए ये मैंने तो पढ़ा दिया इसको, प्रश्न को आप पढ़ो और करो। इस प्रश्न को अगर कर लोगे तो भाई समझ में आ रहा है, नहीं तो भाई मेरा भी बोलना व्यर्थ, आपका यहाँ बैठ रहना भी व्यर्थ। पढ़ो। भारत के संविधान में निम्नलिखित में क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात सही है गलत है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन संसद का अंग है। हमने पढ़ा ना 79, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिला है। मिला कि नहीं मिला? लेकिन प्रेसिडेंट संसद के किसी सदन का सदस्य है क्या? नहीं है। उपराष्ट्रपति है क्या? वो भी नहीं है राज्यसभा का। तो पहला तो सही है। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलेगी। बिल्कुल ये रहा, 79 कहता है। 80 क्या कहता है बताओ मेरे को? राज्यसभा के बारे में बात करता है। स्थगित कौन करता है किसी भी सदन की बैठक को? बता दो जल्दी से, स्थगित कौन करता है? सर लोकसभा स्पीकर स्थगित करता है। सत्र आहूत और अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। स्थगित कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। पहला कथन भी सही है, सदन के किसी का भी सदस्य नहीं होगा और 2 सदनों से मिलकर बनेगी संसद राष्ट्रपति से। दोनों सही है, 1 और 2। एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? हर 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। कितने महीने में? 6 महीने में। 6 महीने में एक बार का मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सत्र मतलब कि सत्र के नाम से भी घुमा के दे सकता है कि सत्र, तो कितने सत्र न्यूनतम होने चाहिए? 2। अभी इंडिया में होते कितने हैं कि 3? बजट सत्र, मानसून सत्र। कौन कौन से? बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। इस तरीके से एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। बिना अनुमति के, अरे अब भी बताया था देखो, बिना अनुमति के कितने टाइम अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? 60 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो जो सांसद वगैरह होते हैं ना, उनको विशेषाधिकार मिलते हैं। विशेषाधिकार मतलब संसद की कार्यवाही से संबंधित, गिरफ्तारी से संबंधित, ऐसे बहुत सारे जो है उनको क्या मिलते हैं? विशेषाधिकार। ये अनुच्छेद 105 में लिखे हुए हैं। इनके जो विशेषाधिकार है वो किस में लिखे हुए हैं? अनुच्छेद 105 में लिखे हुए हैं। तो ये अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकार। मैंने तो अच्छे से भैया ये सब करवाए हैं, अनुच्छेद 105 वगैरह ये सब करवाए हुए हैं, अलग से भी जो है इनको समझाया था। तो ये थोड़ा ध्यान है रख लेना।
निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मतलब कि निर्वाचनों में ही मतदान का अधिकार है। देखो कितना भारी प्रश्न है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में, तो संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्य पहला। निम्न सदन का मतलब कौन सा? लोकसभा स्पीकर। क्या लोकसभा स्पीकर जो है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता है? क्या नहीं लेता? लोकसभा सदस्य राज्यसभा के सदस्यों में भाग कौन लेता है? सर विधायक लेते हैं, एमएलए। राज्यसभा के सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुना जाता है। कौन चुनेंगे? अरे भाई राज्यसभा है तो राज्य के लोग मतलब एमएलए। और लोकसभा के चुनाव में जो है एमएलए वोट देता है। कैसे देता है? खुद का वोट देने तो जाएगा। तो लोग ये विधानसभा वाले ऐसे होते हैं। कहाँ पे गया? विधानसभा यानी राज्य विधानमंडल का निम्न सदन। उच्च सदन तो जो है विधान परिषद होगा। उच्च सदन तो कौन सा होगा राज्य में? विधान परिषद। जैसे वहां ये होती है राज्यसभा जैसे। निम्न सदन कौन होगा? विधानसभा। तो विधानसभा का ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो जो विधानसभा का सदस्य होता है, जैसे अपने जो एमएलए साहब है, वो खुद का वोट देंगे लोकसभा के चुनाव में। तो भाई एमपी बनाना है किसी को, तो ये एमएलए वोट देने नहीं जाएगा, खुद का वोट देने जाएगा व्यक्तिगत रूप से। राज्यसभा में वैसे ही देते हैं, क्योंकि राज्यसभा को सदस्यों को चुनते कौन है? एमएलए। तो ये आ जाएगा इसमें। बहुत अच्छा प्रश्न है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये सब मैंने अलग से समझाए थे कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कोई भी, उसको लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। पहली बात। संबंधित राज्यों से सहमति से, बिल्कुल। जब राष्ट्रपति शासन रहे, आपातकाल में पढ़ा था कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में जो है ये बना सकती है। और राष्ट्रीय हित में जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, ये भी अपन ने पढ़ा था 249 में लिखा हुआ है कि जब राज्यसभा उपस्थित, और ध्यान रख लेना, उपस्थित और मतदान करने वाले का मतलब उससे 2/3 बहुमत से पारित कर देता, तो सभी चारों होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसद को कानून करने के लिए जो है बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है, जैसे WTO के या किसी की भी। भारत की संसद को किसी से पूछने करने की जरूरत नहीं है, किसी भी राज्य से। बिना राज्य की किसी राज्य की सहमति के भी जो है क्या बना देगी? कानून बना देगी। अभी पिछले सवाल में पढ़ के आए हैं अपन। देखो अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समझौता है तो राज्य सूची के विषय पे क्या बना देते हैं? कानून बना देते हैं। शून्यकाल अपन को बताया है। शून्यकाल क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। 0 ओवर बोलते हैं इसको। 0 ओवर क्या बोलते हैं? 0 ओवर। 0 ओवर का मतलब क्या हो गया? प्रश्न उत्तर बिना कुछ मतलब कि पहले बताए करे जो प्रश्न उत्तर सेशन होता है, ये भारत की विशिष्ट देन है। ध्यान रख लेना, ये पहले था ही नहीं। ये भारत सरकार के भारतीय संसदीय प्रणाली की एक विशिष्ट देन है शून्यकाल, जो प्रश्न उत्तर सत्र है इस तरीके का। शून्य क्यों बोलते हैं आपको पता ही होगा, 12 बजे से ये शुरू होता है इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न। शून्यकाल का मतलब क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। कौन सा सत्र? प्रश्न उत्तर। स्थगन काल, स्थगित कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। अब बताओ इस लोकसभा की बैठक मतलब कि कब से होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तो होता है, लेकिन 5 साल कब से होता है? प्रथम बैठक से 5 साल। कब से? प्रथम बैठक से। क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाया जा सकता है क्या? हाँ सर, आपातकाल की स्थिति में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपातकाल 1 साल बढ़ाया, फिर 1 साल, फिर 1 साल, 1 साल, ऐसे बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल हट गया तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने पड़ेंगे। ध्यान रखना। क्या ऐसा कभी हुआ क्या कि 1 साल बढ़ गई? हाँ सर, 5वीं लोकसभा के टाइम ऐसा हुआ था। समझ में आया या नहीं आया? ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी। इनके सब की अधिसूचना वगैरह कौन जारी करता है? लोकसभा की, राज्यसभा के चुनाव की। बताओ मेरे को। लोकसभा की और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना है ना, लोकसभा राज्यसभा के की तो। लेकिन अब राष्ट्रपति जी खुद या उपराष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी की राष्ट्रपति खुद कर लेगा क्या? नहीं करेंगे। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। कौन सा आयोग करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं हमको ध्यान रखने। बताओ राजस्थान में सीटें पूछ लेता है कभी कभी लोकसभा की और इसकी SC ST के लिए, कि SC के लिए कितनी सीटें हैं और ST के लिए कितनी सीटें हैं।
तो लोकसभा में बताओ एससी के लिए तो ज़्यादा है, 4 सीटें हैं रिजर्व, और 3 सीटें किसके लिए, एसटी के लिए। ये कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 4। राजस्थान में लोकसभा की टोटल कितनी है, 25। 25 में से 4 तो है एससी के लिए और 3 है एसटी के लिए। ये आपको याद होगा, मेरे को उम्मीद है कि ये सब चीज़ें याद होगी। क्या महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित हुई है, क्या महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित हुई है? कौन से संविधान संशोधन से, बताओ? अपन को पता ही है, जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जिसको नारी शक्ति विधेयक बोलते हैं। 1/3 सीटें, कितनी सीटें, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये बातें आपको क्लियर है कि नहीं है? बताओ, लोकसभा राज्यसभा की कौन जो है जारी करता है अधिसूचना? है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी की खुद की, वीपी की, वाइस प्रेसिडेंट की? राष्ट्रपति नहीं करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। क्या आरक्षण वारक्षण है क्या लोकसभा सीटों में? हाँ सर है। एससी के लिए तो 4 है, एसटी के लिए कितनी है, 3 है। अब आ जाओ भैया प्रश्न पे। कौन जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो? पहली बात तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ध्यान रखना, साधारण विधेयक पे होगी, संविधान संशोधन वाले पे नहीं होगी। ठीक है। कौन अध्यक्षता करेगा? कल ही बताया था, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 118 से। बुलाता कौन है संयुक्त बैठक को? राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये मेरे को उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में बिल्कुल है। 118 में क्या है कि लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। पहली संयुक्त बैठक जो है कब हुई थी? तो देखो, एक दहेज से संबंधित विधेयक था 1961 का, उस पर हुई थी। अब तक कितनी बार हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 3 बार संयुक्त बैठक। एक पहले तो दहेज पे हुई थी, दहेज वाला कोई विधेयक था 1961 में। फिर एक 1977 में दूसरी बैठक हुई, ये बैंकिंग सेवा का कोई बिल था। कौन सा बिल? बैंकिंग सेवा का कोई बिल था। और तीसरी कोई आतंकवाद से संबंधित पोटा कानून था। पोटा, कौन सा कानून? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। तो अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार हो गई? 3 बार। पहली दहेज वाली, दूसरी बैंकिंग वाली, बैंकिंग का कोई बिल था जो, और तीसरी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। तो बताओ कौन से? तीनों सही है इसमें, तो तीनों सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बताओ। कोई संविधान संशोधन का विधेयक है, उस पर हो जाएगी क्या? कि बिठा लो रे, लोकसभा को और राज्यसभा को गतिरोध हो गया। भारी कौन पड़ेगा इसमें? लोकसभा पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, 543 है। तो हर बिल में नहीं होती, केवल साधारण विधेयक में जो है संयुक्त बैठक होती है, ध्यान रख लेना। धन विधेयक में तो वैसे ही लोकसभा पावरफुल है। संविधान संशोधन विधेयक तो जो जिस हिसाब से पारित होता है उसी से ही होएगा, प्रभावी बहुमत से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कब से होने लगे? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की। तो ये बातें हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बता दो मेरे को। अब संयुक्त बैठक है तो लोकसभा स्पीकर मतलब इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ये आपको पता ही है। लोकसभा स्पीकर के बारे में बताओ, ये इस्तीफा किसको देता है लोकसभा स्पीकर? बताओ। लोकसभा स्पीकर जो है इस्तीफा, क्या लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रोसेस क्या है? कि सर साधारण बहुमत से। ये होता क्या है? निर्वाचित होता है क्या? नहीं सर, ये क्या होता है? ये चयनित होता है। ये क्या होता है? ये चयनित होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होगी कि कैसे इसको हटाया जाता है, वो भी मैंने बताया। इस पे के पास क्या क्या पावर होती है? कोई विधेयक, मतलब कि धन विधेयक है या नहीं है? कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है या नहीं है, ये इसके पास पावर है। 102(1) में लिखा हुआ है, दल बदल से संबंधित निर्धारण। किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। इसको हटाने वाले बिल की वो मैंने जो अच्छे से आपको बता दी। लोकसभा स्पीकर जनरली वोटिंग करता है क्या? नहीं करता। जब टाई हो जाता है तो क्या करता है? वोट करता है। इसको खुद को हटाने का प्रोसेस चल रहा हो लोकसभा स्पीकर को, तो वोट देगा। कब? खुद को हटाने का हो। लेकिन जब टाई हो जाए, इसको खुद को हटाने वाला है, तब ये वोट नहीं देगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ये बातें आपको जो है समझ में आ जानी चाहिए। लोकसभा सदन के सत्र को क्या करता है? ये स्थगित करता है।
किसी भी सदन के सत्र को क्या करता है, ये स्थगित करता है। कौन करता है बताओ मेरे को, लोकसभा स्पीकर। जो जितनी भी समितियां वमितियां बनेंगी ना, लोक लेखाकार, प्राक्कलनर, वलाकलनर, ये सारी, इन पे क्या होता है, इनके अध्यक्ष वगैरह को नियुक्त करता है कौन है, लोकसभा स्पीकर। ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति का मत कर देना कि राष्ट्रपति जी जो है कर दिया, ठीक है। ये सारी, और कोई भी लोकसभा का सदस्य वगैरह होगा तो वो किसको, मतलब लोकसभा सदस्य जो है इस्तीफा किसको देगा, लोकसभा स्पीकर को देगा, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रख लेनी है कि ये संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि किस पे भरे, मतलब क्या है, संचित निधि से धन को धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। संचित निधि से धन निकालना है तो संसद का होगा। संचित निधि से धन निकालना है तो कौन निकालेगी, संसद के थ्रू निकलेगा, विनियोग विधेयक से। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा इसमें, क्या जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं ये आ जाएगा। ये चीजें हमको ध्यान है रखनी है। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है, संचित निधि से पैसा निकालना है, ये कंटीजेंसी फंड जो आकस्मिकता निधि होती है वो किसके अधीन होती है, किसके हाथ में होती है, ध्यान रख लेना। जो कोई बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गई, तो ऐसा फंड बना रखा है जिसको कंटीजेंसी, आकस्मिकता निधि। कौन सी निधि, आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति का। क्या ये बातें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है आपको रिकॉल भी कराने की क्या की है, कोशिश की है। अगला प्रश्न पढ़ो, इजी गोइंग कर लोगे। देखो जितना भी भारत के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पद जनरली जिनकी राष्ट्रपति नियुक्त, मतलब ये मिटा रहे यार, सही लिखने दो। जैसे मान लो ये क्या रे यार, सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के क्या जज, या केग है, केग जानते हो 148 से 51, ये वाला केग है, ठीक है। यूपीएससी का चेयरमैन वगैरह है, राष्ट्रपति है, इनके सब के वेतन वगैरह भत्ते वत्ते ये सब संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पे भारित होते हैं, संचित निधि पे। प्रधानमंत्री का संचित निधि पे नहीं होता, ध्यान रख लेना। किसका, प्रधानमंत्री का संचित निधि पर नहीं होता। मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते होते हैं, केग के होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष वगैरह के, इनके सब के संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित होते हैं। क्या ये बातें आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ये सारी चीजें सब संचित निधि पे, पर प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। सीजेआई का होगा, राष्ट्रपति का होगा, यूपीएससी के का होगा, केग का होगा, उपराष्ट्रपति का होगा, बस ये बात है। मंत्रिपरिषद का नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 267। 66 किससे है, संचित निधि से। 66 किससे है, देश के, मतलब हमारे देश के संचित निधि से संबंधित है। तो ये बातें आपको ध्यान है रख लेना। कौन सा व्यय संचित निधि पर भारित नहीं है, बताओ। मुख्य न्यायाधीश का है, क्या है, लोक नियंत्रक का है, यूपीएससी का है, ये तो कर ही लिया था अपन ने, प्रधानमंत्री का नहीं है। वापिस कैसे आया, कौन सा आकस्मिकता से, 267। संघीय बजट, हमारे देश का बजट, बजट किसमें है, 112 में। क्या बजट शब्द नाम है, क्या नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम दिया हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन करता है, आर्थिक कार्य विभाग। कौन करता है, ये आर्थिक कार्य विभाग जो है ये कार्य करने का कोशिश करता है। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है भैया, 110, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। निर्धारण कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। है कि नहीं है, ये बोलता कौन है, मतलब धन विधेयक की परिभाषा किसमें, अनुच्छेद 110 में। किसमें है, अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक के मैंने जो है आपको अच्छे से बताए थे कि धन विधेयक में कौन कौन सी चीजें आती है। बताओ, विदेशी कहीं से ऋण लिया, आपको तो अच्छे से याद होगा, विदेशी ऋण कहीं से पैसे वैसे लिए, रहेगा क्या, कि रहेगा। कोई टैक्स लगाया, कर अधिरोपण किया, रहेगा क्या, रहेगा। कस्टडी किसकी, किसकी कस्टडी, सर संचित निधि की और आकस्मिकता निधि की। संचित की और आकस्मिकता की कस्टडी रहेगी क्या, अभिरक्षा, हाँ सर रहेंगे। प्राप्ति, प्राप्ति किसकी, आकस्मिकता की, क्या नहीं, संचित की और लोक लेखा की। संचित की और किसकी, लोक लेखा की प्राप्तियां, ये भी इसमें रहेंगे। और कोई संचित विनियोग यानी पैसा निकाला हमने, किसी भी संचित निधि से पैसा निकाला, तो वो भी इसमें धन विधेयक में रहेगा। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा धन विधेयक में नहीं है सम्मिलित, तो ये 5 चीजें रहती है। कोई भी पैसा निकाला तो वो
कोई भी संचित निधि की, संचित निधि मतलब जो जम है, मनी है जमा, आकस्मिकता निधि की, इनकी क्या कस्टडी, अभिरक्षा से संबंधित कोई बिल है, संचित निधि से लोक लेखा की प्राप्ति से संबंधित बिल है, विदेशी ऋण लिया है या टैक्स लिया है। ये 5 चीजें हैं, मैंने ऐसे ही रिकॉल करवा दी, हद से ज्यादा याद नहीं हो रही तो मत करना अब, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 110 ये तो आपको जो है पता ही होगा। धन विधेयक, धन विधेयक की प्रोसेस देखो, वो समझने की चीजें हैं, सब आपको वैसे ही पता होगा कि लोकसभा में लाया जाता है, राष्ट्रपति की किससे पूर्वानुमति से लाते हैं, ऐसे नहीं लाते। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या धन विधेयक को? नहीं लौटा सकता। किसके लिए नहीं लौटा सकता? मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा धन विधेयक है या नहीं है। राज्यसभा के पास कोई पावर है क्या? नहीं है। 14 दिन के अंदर, कितने दिन के? 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वापस लौटाना पड़ेगा। पारित करो तो ही ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। ये देखो आ गया प्रश्न, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी, ओहो पहला ही बताओ, ये है क्या? दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? नहीं कर सकते। किस में करते हैं? लोकसभा स्पीकर में करते हैं। धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लोकसभा में करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करता है डिसाइड कि धन विधेयक है कि नहीं है, वो पहले ये है, यही करता है। देखो इस तरीके के स्टेटमेंट के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, एक भी आता रहता है। देखो पहले से ही हो गया। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर अंदर जो है लौटाना आवश्यक है। नहीं लौटाओगे तो स्वतः पारित माना जाएगा। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सही बात है। क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक है वो किसकी पूर्वानुमति से पारित मतलब लाए जाते हैं? पहले से ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। किसकी से? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ये लाए जाते हैं। बस। धन विधेयक है कि नहीं है कौन निर्णय करता है बताओ? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाए तो ये राज्यसभा द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जाती। कितने दिन? 14 दिन। सीधी सी बात है, 14 दिन तक अगर नहीं करोगे तो वो स्वतः पारित माना जाएगा। कौन सी शब्दावली उल्लेखित नहीं है? बजट है क्या? नहीं है। अनुच्छेद 112 में बजट के लिए क्या शब्द लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो लेखानुदान क्या होता है आपको ही पता होगा। जब बजट में देरी होती है ना तो 2 महीने की राशि आवंटित कर दी जाती थी एक पहले से ही। जितना भी बजट अनुमानित होता था उसका 1/6 भाग, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना, तो 1/6 भाग 2 महीने की, तो उसको लेखानुदान बोलते थे। वोट ऑन अकाउंट। क्या बोलते थे? वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। अरे भाई पहले बजट है ना, जैसे फरवरी में मार्च में आना था ना तो लेट हो जाता था, चर्चा वर्चा होती थी तो मई तक चला जाता था। तो पहले से ही 2 महीने की राशि आवंटित कर देते थे, उसको बोलते थे लेखानुदान। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पहली बात तो स्थगन करता कौन है? कि लोकसभा स्पीकर करता है। कब करेंगे स्थगन? ऐसे थोड़ी स्थगन हो जाएगा। जब कोई सार्वजनिक महत्व का बहुत भारी मुद्दा रहेगा ना कि इस पे बहस करनी है, वैसी सिचुएशन में जो है ये किया जाता है स्थगन। संसदीय प्रणाली में जो है गिलोटिन, गिलोटिन कुछ भी नहीं है। संसद में कार्रवाई चलती रहती है, टाइम कम रहता है ना, तो वो जल्दी से उसको बहस को क्या कर देते हैं? बंद कर देना। इसको जो है क्या बोला जाता है? गिलोटिन बोला जाता है। ये गिलोटिन मतलब फॉरेन वर्ड से लिया गया है। तो ये चीजें हैं। अब देखो अपने संसद की कार्रवाई जो है कंप्लीट हो गई। अब जो है 1 मिनट टाइम क्या 25% है ना 4। अब देखो अब अपन को जो है संसदीय थोड़ा बहुत समितियां देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संसदीय समितियां। मेरा काम है रिवाइज कराना, समझाने का काम गया। पॉलिटी समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है ना। कोई नया बच्चा हो तो वो सोच रहा हो कि ये क्या है भाई, पूरी पढ़ाई में है ना। तो संसदीय समितियां देखो 2-3 के तरह अलग अलग तरह की होती है। स्थायी समितियां, स्थायी तो जो है क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और एक ऐसी होती है तदर्थ समिति, एडोक समिति। ये एडोक पूछ सकता है। तदर्थ समितियां क्या होती है मेरे को बताओ? किसी भी मतलब एडोक यानी कभी कभी बनती है, तो किसी भी किसके लिए बनेगी? विशेष उद्देश्य के लिए। और स्थायी समितियां जो है ये तो हमेशा बनती रहती है, 1 साल का इनका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये बातें हमको पता है। अब देखो जो प्रश्न आता है ना वो कहाँ से आता है? वित्तीय समितियों से प्रश्न बार बार आता है। कौन सी समितियों से? वित्तीय समितियों से। तो वित्तीय समितियां 3 है।
एक तो है लोकलेखा, बताओ कौन सी है फर्स्ट, लोकलेखा। दूसरी है जो है प्राकलन, कल आरएस में प्रश्न आया था, प्राकलन, प्राक उपसर्ग लगा के 3 शब्द बनाओ। तो ये जो है कौन सी हो गई, प्राकलन हो गई। और ये कौन सी है, सार्वजनिक उद्यम समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। ये 3 समितियां हैं, वित्तीय समितियां, लोकलेखा, प्राकलन और सार्वजनिक उद्यम। अब देखो इनमें ध्यान रखना, जो लोकलेखा है वो, और ये बहुत बार पूछ लेता है सवाल, 15-7 का इनका रेशियो रहता है। मतलब लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, इसमें 15-7, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा किस किस में, लोकलेखा में 15-7, यानी लोकलेखा भारी है, सार्वजनिक उद्यम में लोकसभा भारी है, और प्राकलन में तो जो है 22 सदस्य रहते हैं, सारे के सारे कहाँ के रहते हैं, लोकसभा के रहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ क्या समझ में आ रहा है। लोकलेखा की सर 15 और 7, सार्वजनिक उद्यम की सर 15 और 7, ठीक है। अब इनमें सबसे पुरानी पूछे तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, लोकलेखा है, तो लोकलेखा ही है, 1921 की बनी हुई है ये। कब की बनी हुई है, 1921। कुछ भी नहीं है इसका, केग इसका मित्र होता है, ये मैंने अभी पहले से ही बता दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्यों, कोई भी खर्च हो गया ना उसके बाद ये जांच करती है, कौन सी समिति, लोकलेखा समिति। ये क्या करती है, प्राकलन, नाम से कलन, यानी अभी अपन ने पढ़ा ना अनुदान की मांगे, कि कितना ग्रांट देना, कितना पैसा देना, तो अनुदान की मांगों का परीक्षण करती है। इसको मितव्ययिता समिति भी बोला जाता है। प्राकलन समिति को क्या बोला जाता है, मितव्ययिता। बताओ प्राकलन में भारी कौन, लोकसभा, कितने सदस्य है, सर 22 नहीं है यार, 30 है ना, 22 है, 30 है, 30 होने चाहिए है ना, 22 15-7, हाँ 30 है, 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। ध्यान रखना 30 करना, इसको कहीं ऊपर भी शायद मैंने पता नहीं कहाँ बता दिया, 30 सदस्य होते हैं। मितव्ययिता समिति कौन सी है, प्राकलन समिति। कौन सी समिति है, प्राकलन समिति जो है मितव्ययिता समिति। और जो लोकलेखा समिति होती है, कौन सी, लोकलेखा समिति, ये तो आपको पता ही होगा, विपक्ष का जो नेता होता है ना, कौन सा, विपक्ष का नेता, वो इसका अध्यक्ष होता है। 1967 से ये प्रोसेस चल रही है, कब से चल रही है, 1967 से। मेरा अच्छे से समझाया हुआ है ये चीज़ें, मैंने रिकॉल करने के लिए आपको ये सारी समितियां बता दी। कुछ एक जो है विभागीय समितियां होती है, कैसी समितियां, विभागीय समितियां, जिनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कमिटीज़। कौन सी कमिटीज़, डिपार्टमेंटल कमिटीज़। ये भी जो है वित्तीय ही काम करती है। इसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, 21-10 का जो है और रेशियो रहता है। किसका किसका रहता है, 21-10 का, 21 सदस्य ये। और वर्तमान में विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में विभागीय समितियों की संख्या है सर 24। कितनी है, 24। तो वापस मेरे को याद करके बता दो, देखो बताओ, सबसे पहले कौन सी बताई थी, लोक लेखा, दूसरी प्राकलन, तीसरी सार्वजनिक उद्यम। इसमें कितने सदस्य, 15-7, सार्वजनिक में भी 15-7, इसमें 30 थे सर, प्राकलन में। बताओ पोस्टमार्टम समिति कौन सी है, लोकलेखा। केग किसका मित्र है इसका, बताओ। विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है कि नहीं होता, होता है। कब से होता है, 1967 से होता है। कब से होता है, 1967 से होता है। ये चीज़ें हैं, सार्वजनिक उद्यम में लोकसभा, ये राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मितव्ययिता समिति के सर, प्राकलन समिति को। कौन सी समिति को, प्राकलन समिति को जो है कौन से बोलते हैं, मितव्ययिता समिति बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी, मतलब कि किससे संबंधित है, विभिन्न समिति। अब ये समितियां वगैरह रिपोर्ट किसको करेगी यार, जो इन मतलब प्रधानमंत्री को कहाँ से कर देगी। अभी क्वेश्चन आया, इस तरीके से इजी गोइंग प्रश्नों को जो है क्या कर सकते हैं हम, सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपने जो है समितियों से संबंधित हो गए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना क्या है आपको, अब 1-2 दिन बाद में एग्जाम है मान लो, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या देखना है, थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्ति जो है कैसे होती है भाई, किससे होती है, 124(1) से, मतलब 124वें जो अनुच्छेद है उससे जो है इसकी नियुक्ति होती है। 124(1) में तो सुप्रीम कोर्ट खुद है, 124(2) से, किससे, 124(2) से। तो ये थोड़ी बहुत बातें पता चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपन सब पढ़े हुए हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत है, कैसी है, एकीकृत है, क्योंकि एक ही लेयर है पूरी, स्वतंत्र है, संघीय व्यवस्था है, ये स्वतंत्र है। तो ये चीज़ें हैं।
सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रक्चर थी मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी थी, जैसे 124(1) में अपन को कहा ना कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी थी, 1+7 था, 1 सीजेआई थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ये हमको पता ही है। बाद में ये पावर किसको दी कि न्यायाधीशों की संख्या वंख्या बढ़ाने का, बताओ, संसद बनाएगी नियम। कौन बनाएगी? संसद नियम बनाएगी। और वर्तमान में कितने हैं कि 1+33, 1 सीजेआई और 33, टोटल 34, टोटल कितने? 34। ये थोड़ी पकड़ने की बात कौन थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य हैं, न्यायाधीशों की संख्या वंख्या को बढ़ाने का काम किसका है? कि संसद का। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जैसे पहले 1+7 थे, अभी 1+33 है, ये बढ़ाने का काम संसद ने किया। लेकिन हाई कोर्ट में बढ़ाने करने का काम संसद का नहीं है, हाई कोर्ट में बढ़ाने करने का काम है प्रेसिडेंट का। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ चक जाते हैं बहुत बार ये। तो ये थोड़ी सी क्या रहनी चाहिए, हमें पता रहनी चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यताएं वगैरह तो आपको सबको पता ही होगा, न्यायाधीश की क्या क्या योग्यता है। ये पहली योग्यता तो सब जगह यही होती है। योग्यताओं में क्या क्या होएगा बताओ जल्दी जल्दी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक कहीं जज वज रहा हो, या है तीनों में, या 10 साल का वकील का अनुभव हो। पहला तो जैसे भारत का नागरिक है, ये तो होना ही चाहिए। 5 साल क्या हो, जज रहा हो कहीं हाई कोर्ट में, या 10 साल का वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में जो है वो क्या हो, कोई विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, विधिवेत्ता। ये तीनों में या है, तीनों में क्या है, या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति वियुक्ति कौन करता है? तो इतना तो सब आपको इतनी पॉलिटी पढ़ाई हुई है, राष्ट्रपति। संख्या कौन बढ़ाता है न्यायाधीशों की? वो सर संसद बढ़ाती है। हाई कोर्ट वालों की कौन बढ़ाता है? सर राष्ट्रपति बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? राष्ट्रपति बढ़ाता है। थोड़ा फर्स्ट जजेज केस, सेकंड थर्ड जजेज केस वगैरह किस तरीके से जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो कार्यपालिका वगैरह थी आपको पता ही है, वो हावी हुई थी। कौन हावी हुई थी? कार्यपालिका, कि भाई यही करेंगे। सेकंड थर्ड जजेज केस में अपन को पता ही है। और बाद में कौन सा सिस्टम आया? कोलेजियम सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया? कोलेजियम सिस्टम। ये आपको अच्छे से पता होगा। कोलेजियम सिस्टम क्या है कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम एक मंडल करेगा, 4 तो वरिष्ठ होंगे इसमें और 1 सीजेआई, ये मिलके करेंगे। ये आपको पता ही होगा क्या? नहीं है? राष्ट्रपति को सौंपेगा कोलेजियम। किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को जो है सौंपेगा। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये हमने पढ़ा ही था। किसको? सुप्रीम कोर्ट को एक बार तो ये कोलेजियम ने कहा भाई इसको जज बनाएंगे। कोलेजियम होता क्या है? 1 सीजेआई, 4 जो वरिष्ठ जज है वो भेजते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा बताओ मेरे को? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति एक बार तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर एक बार पुनर्विचार के भेजने के बाद भी नहीं है तो फिर बाध्यकारी होगा कि इसको जज बनाना ही पड़ेगा। ये बातें हमको ध्यान रख लेनी। और हमने पढ़ा कि भाई कौन सा सिस्टम से सुप्रीम जजों की नियुक्ति होती है? कोलेजियम। कोलेजियम में क्या है कि 1+4, 1 कौन? सीजेआई, 4 ये। अब ये नहीं कि सीजेआई भारी है या इसमें ये है, मतलब कि जितने भी ये टोटल कितने सदस्य है? 5 है ना, इनमें 4 की सहमति आवश्यक है किसी भी जज को। जैसे मान लो एक्स नाम का आदमी, इसको जज बनाना है, तो ये नहीं कि सीजेआई 3 जनों ने कह दिया या इससे कह दिया, 4 की सहमति आवश्यक है। इनमें से 4 मतलब 3 भी सहमत रहे ना तो नहीं बना सकते। यही कोलेजियम सिस्टम है। सरकार क्या लेके आई बताओ मेरे को? सरकार क्या लेके आई? एनजेक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये आपको पता ही होगा। कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन। पता ही होगा। इसमें 3 तो हाई मतलब जज रहेंगे सीजेआई समेत, और 3 सरकार के आदमी। 3 किसके? मत सरकार के क्यों बोल रहा हूँ मैं, 3 अन्य में देखो, एक कौन था? विधि मंत्री था। एक तो विधि मंत्री है, और 2 अन्य प्रतिष्ठित या जो भी है प्रेस्टिजियस। इनको चुनेगा कौन? सर सीजेआई, विपक्ष का पीएम और विपक्ष का नेता, ये इन 2 आदमियों को चुनेगा। होता क्या था इसमें कि भाई बहुमत से डिसीजन होगा सीजेआई, मतलब कि तो बहुमत से डिसीजन का इसमें है। लेकिन न्यायालय ने इस 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया? अवैध। था क्या? एनजेक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तो जज, मतलब एनजेक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एक आयोग के थ्रू जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, कोलेजियम से नहीं होनी चाहिए। कोलेजियम क्या है? 1+4।
कोलेजियम में 4 की सहमति होनी चाहिए। अब इसमें देखो क्या था, 3 तो सुप्रीम कोर्ट के आदमी रहेंगे जिसमें सीजेआई भी रहेगा। कौन रहेगा? सीजेआई भी। 3 अन्य में एक तो विधि मंत्री हो गए और 2 अन्य होंगे। अब 2 अन्य जो होंगे उनको चुनेगा कौन? के सर सीजेआई, एक पीएम और विपक्ष का जो नेता है वो मिलकर के इसको चुनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। जजों को हटाने का जो है 2 शब्द है, इनको हटाने का है, ये सब ध्यान रख लेना, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पे। सिद्ध कदाचार और किसके आधार पे? असमर्थता के आधार पे 124(4) है, इसमें जो है इसको क्या किया जाता है? जजों को हटाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़े बहुत ध्यान रख लेना। थोड़े अनुच्छेद ध्यान रख लेना, जैसे अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय की बात करता है। किसकी बात करता है? अभिलेख न्यायालय के। सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी के डिसीजन है तो वो सब जगह लगेंगे, हाई कोर्ट वगैरह के लिए, ये आपको पता ही होगा, है ना। एक्टिंग जज, कार्यवाहक जज, तदर्थ न्यायाधीश सब बताए हुए हैं। जैसे 127 कौन से न्यायाधीश थे? तदर्थ न्यायाधीश। कौन से न्यायाधीश? तदर्थ न्यायाधीश। यानी गणपूर्ति क्योरम पूरा नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की सहमति से कोई भी हाई कोर्ट जज वज को इसमें बिठाया जाता था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 129 कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय। कैसे न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय। ये मैंने अच्छे से समझा दिया। थोड़ी इनकी जो शक्तियां हैं वो देख लेना। कौन सी शक्तियां? जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वगैरह आ रही है, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसमें? 131 में। 131 में कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है बताओ? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कोई भी मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए। कोई भी मैटर किस में जाए? सीधा सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो। तो ऐसे मैटर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, कोई केंद्र राज्य में विवाद हो जाए, केंद्र या राज्य में, या राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद हो, अपन पढ़ के आए हैं 71 वाला, वो विवाद हो, कोई राज्य राज्य में हो, या कोई मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित विवाद हो, तो ये भी सीधे जो है कहाँ जाएंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपवाद भी बताए थे कि जो ये नदियों से संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित, नदी से संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित, ये इसमें नहीं जाएंगे। किसमें नहीं जाएंगे? ये अपवाद होते हैं। तो ये तो हो गया। ये बताओ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 में। 124(4) में क्या है? कि जजों को हटाने के आधार सिद्ध कदाचार और असमर्थता। कौन सा? सिद्ध कदाचार और असमर्थता जो है जज को हटाने का क्या है? आधार है। ये आपको पता ही होगा। बताओ अभिलेख न्यायालय है कोई भी तो किस में है अभिलेख न्यायालय? 129 में। ये 131 बताओ सर, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। कोलेजियम बताओ, कोलेजियम 1+4। एनजेक, इंजेक में कितने आदमी के सर? 6। 6 में से 3 तो किसके? कोर्ट के, और 3 अन्य। 3 में भी एक तो विधि मंत्री और 2 चुनेंगे, 2 को और चुनेंगे। इन 2 को कौन कौन चुनता है बताओ मेरे को? 2 को सर, एक तो पीएम, सीजेआई और विपक्ष का नेता। बस ये है। मैंने रिवीजन पूरा कराने की कोशिश की है। अब देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार? अपील करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से। 131 में तो क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 131 में कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित 3 अनुच्छेद है। 131 के बाद आएंगे 132, 133 और क्या? 134। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सबसे पहले तो भाई अपील होती है, तो मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, संवैधानिक मुद्दा है, तो 132 में। दीवानी, कोई तलाक का, उत्तराधिकार का, ये तो 133। और फौजदारी है तो वो किस में आएंगे? 134 में। ये कथनों में मिलावा सकता है, अपीलीय के अनुच्छेद वगैरह ये। ठीक है, तो बताओ मेरे को वापस, मैं तो जो है आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो चलो। 132, 133 और 134 किससे संबंधित है? कि सर अपीलीय से। 131 किससे है? 131 बताओ किससे है? प्रारंभिक से। 131 किससे है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक कौन से? कि सर राज्य के बीच में, राज्य राज्य के, केंद्र राज्य के, इस तरीके के मूल अधिकार से संबंधित, फंडामेंटल राइट्स। 132 जल्दी से बोल जाओ, कौन सा? 132। इतना कैसे ये चल रहा है भैया? 1 मिनट, ये कौन सा चल गया?
तो कुछ और ही चल रहा है। 132 में पूछूं तो 132 क्या है बताओ, दीवानी है क्या? सर सबसे पहले पहले संविधान की बात करो तो संवैधानिक मामलों से संबंधित 132 में अपीलें होंगी। फिर दीवानी तलाक वलाक की ये होगी दीवानी। और तीसरी क्या होगी बताओ, ये फौजदारी। कौन सी दारी? फौजदारी। तो ये इसमें होगी। 129 क्या है बोलो जल्दी से? अभिलेख न्यायालय। 129 क्या है? अभिलेख न्यायालय। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता रहनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो डीप की थी कि फौजदारी के अंदर भी क्या, वो अभी इतनी ज़्यादा रिकॉल हो भी नहीं सकती है ना। SLP स्पेशल लीव पिटिशन ये किस में आती थी बताओ मेरे को? 136 में आती थी। SLP किस में आती है? 136 में आती है। ये चीज़ें थी। इसके बाद जो है SLP होती क्या है कि भाई हाई कोर्ट से अपील करते हैं अपन कोई प्राकृतिक न्याय की उम्मीद में, तो वो SLP में आती है। रिव्यू पिटिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिव्यू करते हैं, कोई भी निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वापस रिव्यू, मैंने EWS के बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझाए थे। तो जो रिव्यू पिटिशन है वो किस में आती है? 137 में आती है। पुनर्वलोकन याचिका, किसी में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसको फिर से देखने की याचिका। ये चीज़ें जो है आपको सारी की सारी पता होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र को बढ़ाना है। मेरे को बताओ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का काम किसका है? न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का सर संसद का है। ध्यान रख लेना, सुप्रीम कोर्ट की का तो किसका है? संसद का। हाई कोर्ट की का किसका है? सर प्रेसिडेंट का है। यही पकड़ने की चीज़ें हैं। अब किसी का एक दिन आया था, अरे भाई MP का चुनाव होना, लोकसभा सदस्य का अगर चुनाव हो, इससे कोई भी संबंधित विवाद हो गया तो हाई कोर्ट सुनता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये चीजें हैं। अब इसी में जो है एक अनुच्छेद है देखो 143, कोई परिचित हो कि नहीं हो? 143 परामर्शकारी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। कैसी शक्ति है? परामर्शकारी शक्ति। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को। ये चीज पता रहनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय से संबंधित कौन सा है? 142 है। 142 किससे संबंधित है? प्राकृतिक न्याय से संबंधित। कोई जैसे हाईवे के किनारे का या इस तरीके का, ये जो है एक विवेकाधीन शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, स्वतः संज्ञान लेता है इसमें 142 में। ठीक है। और जो संवैधानिक पीठ बनती है उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य। जो संवैधानिक पीठ बनती है उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। कौन से अनुच्छेद से बनती है? 145(3) से जो है ये बनती है। ये सारी चीजें जो है आपको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 5 सदस्य किसमें? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पे जो है बनती है। तो ये है। अब थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें कि भाई फर्स्ट खुद को ही चेक कर लो भाई, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट कौन थे? तो हीरा लाल जो है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कहानियाँ। फर्स्ट महिला जज कौन थी? बताओ कौन थी महिला जज? फातिमा बीबी। ये ऐसे फैक्ट तो मैंने पहले ही कहा था यार, खुद कर लिया करो। फातिमा बीबी पहली बार जो है बनी थी। सबसे लंबे टाइम तक कौन थे? एक वर्तमान कौन है? बताओ वर्तमान कौन है? BR गवई। ये तो अपन करंट पढ़ते हैं तो इतना अच्छे से जो है आपको आता ही होगा कि वर्तमान में हीरा लाल कानिया फर्स्ट थे। फातिमा बीबी पहली महिला, फर्स्ट महिला जो है ये थी। तो ये चीज़ें हैं। हिदायतुल्ला जो है, हिदायतुल्ला के बारे में तो अपन ने पढ़ा ना, 1969 का चुनाव हुआ जिसमें कौन हारे थे? मतलब मृत्यु हो गई जाकिर हुसैन की। उपराष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी। VV गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो फिर राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? हिदायतुल्ला बने थे। कौन बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्ला बने थे। तो ये आपको जो है सारी चीज़ें याद ही होगी। आप मेरे को अब बताओ, आप सीधा सीधा इसको रिवीजन करते हैं, मतलब ऐसे ही चलते फिरते ही। बताओ अभिलेख न्यायालय 129। ठीक है। 131 बोलो, 132, 133, 134। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131। 131 कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक। ये तीनों कौन से क्षेत्राधिकार है बता दो मेरे को? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय में अपीलीय कैसे कैसे होंगे? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा रहेगा, संवैधानिक तो ये। कोई भी दीवानी है तो 133 पहले समय ये आएगा, फिर दीवानी। तीसरे नंबर का कौन सा आएगा बता दो मेरे को जल्दी से? सर कोई भी फौजदारी मुद्दा होगा तो वो 134 में आएगा। इसमें आएगा 134 में आएगा। ये चीज़ें हैं।
अभिलेख न्यायालय 129, अभिलेख न्यायालय कौन सा हो गया 129 हो गया ये। और क्या पढ़ा था अपन ने, मान लो 145 सर जो पीठ बनती है संवैधानिक पीठ, बताओ संवैधानिक पीठ में कितने लोग होने चाहिए, संवैधानिक कौन सी पीठ, संवैधानिक पीठ कितने लोग होने चाहिए 5, ये 143 बोलो परामर्शकारी, कौन कर लेगा परामर्श, राष्ट्रपति लेगा, ये चीजें बता रखे। 142 प्राकृतिक न्याय सर, 142 कौन सा न्याय, प्राकृतिक न्याय से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान लेने वाली ये पावर है, ये चीजें हैं। और देखो अब संख्या वंख्या बढ़ानी है न्यायाधीशों की, कौन बढ़ाएगी, संसद, कौन बढ़ाएगी, संसद। क्षेत्राधिकार बढ़ाना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या बढ़ाना है, क्षेत्राधिकार, कौन बढ़ाएगी, संसद, कौन बढ़ाएगी, संसद। रिट विट जारी करने की वो बढ़ानी है, सब बढ़ाने का काम संसद का है, ध्यान रखना। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का संसद का नहीं है, वो किसका है, राष्ट्रपति का है, वो किसका है, राष्ट्रपति का है। अब इसमें एक रिव्यू पिटीशन रहता है, 137 में है रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन यानी फिर से देखो यार, जो भी डिसीजन दिया है उसको किससे देखो, फिर से देखो। एक मिनट, कौन सा पेन चल रहा है यार, रिव्यू पिटीशन पता ही नहीं है, ब्रश चल गया है, रिव्यू कौन सा चल जाता है, थर्ड वाला ही तो चल रहा ना, रिव्यू पिटीशन किसमें 137 में, 30 दिन के भीतर भीतर रिव्यू पिटीशन को दायर करना पड़ता है, कोई भी डिसीजन विसीजन दिया हुआ है तो। एसएलपी किसमें है, स्पेशल लीव पिटीशन 136 में। ये एसएलपी तो याद करो नहीं करो, लेकिन ये थोड़ा बहुत आप देख लेना। बाकी मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा जो है अपन बहुत सारी चीज़ें तो याद ही है, मतलब कि अपन को, जैसे लोकसभा मान लो, राज्यसभा। लोकसभा में क्या पढ़ा था बता दो मेरे को, लोकसभा की भाई टोटल सदस्य संख्या पड़ी थी 543। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था कि जो राजस्थान की लोकसभा सदस्य की 25 है, 25 की 25 ही आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा की राजस्थान में कितनी है कि 10 है, 10 और कहाँ पे है कि सर ओडिशा में है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है, ये थोड़ा फैक्ट देख लेना। बाकी मैंने जो कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है वो रिवाइज कराने की कोशिश तो की है, और क्वेश्चन आपने कर लिए तो वो हो जाएंगे। अब रही बात किसकी, आयोग की, तो आयोग की क्लास देखो मैंने अलग से ले रखी है, उसको देख लेना आप। आयोग, चुनाव आयोग वगैरह, चुनाव आयोग की भी है तो चुनाव आयोग भी आप अलग से देख लेना। इसमें तो है ही क्या, आयोग की क्लास को तो 2 की स्पीड में भी करके आगे कर करके देखोगे तो भी याद हो जाएगी, वो तो 10-1 मिनट की क्लास है तो बड़ी, लेकिन उसको रिवीजन करने में कुछ टाइम नहीं लगता अगर पढ़ रखा है तो। चुनाव आयोग का भी यही है। बाकी अपना लगभग लगभग जो है पॉलिटी क्या हो गया, रिवाइज हो गया। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है क्या करूं, लेने की कोशिश करूं। अब इतने टाइम में इतना ही रिकॉल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस के थ्रू इसको कराने की क्या की है, कोशिश की है। 80% पॉलिटी जो है मैंने क्या करा दी है, रिवाइज करा दी है। आप इसी तरीके से अच्छे से क्लासेस को देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू। अच्छे से तैयारी करो बिना किसी घबराहट के। बहुत सारे स्टूडेंटों में जो है क्या, स्टूडेंट्स में घबराहट हो रही है। घबराहट मतलब भाई, घबराहट से क्या होएगा, मतलब कि हर स्टूडेंट के साथ ये होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो मतलब कि डर वगैरह ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। तैयारी करते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। जो तैयारी नहीं करते, मान लो मैं अभी ग्रेड 1 की कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे को क्या डर है कि कल क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें है ना। मैंने मेजर पोर्शन जो है यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं ना, उनको तो टच करने की कोशिश की है। मान लो कोई किसी स्टूडेंट ने वापस काफ़ी दिनों तक नहीं पढ़ी है तो मैंने उन फैक्ट्स को तो कवर अप कर लिया है कि पॉलिटी का जो नॉर्मल बच्चा करके आएगा ना, वहाँ तो आप मिस्टेक्स करोगे नहीं, मतलब कि इन क्लास को देखने के बाद। और नॉर्मल से भी थोड़ा, नॉर्मल का मतलब एक ठीक ठाक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जितना, तो अगर ये क्लासेस देख ली दोनों क्लासेस तो इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू।